पहला पॉडकास्ट आज हम आपके सामने लाने वाले हैं और जो गेस्ट हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद होंगी वो एक बहुत एम्पावर्ड लेडी हैं। मैंने से एन एम्पावर्ड वुमेन, उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक मॉडर्न वुमेन नहीं है बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एट द सेम टाइम हर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हम लोग अक्सर बात करते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वायरल अभी तक नहीं हुए लेकिन वायरल वर्दी हैं। मैं पर्सनली उनको पिछले 1-1.5 साल से जानता हूँ। उन्होंने एक बार एक मेरे पॉडकास्ट के प्रोडक्शन में भी मुझको असिस्ट किया और उस दौरान मैं उनसे काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाया कि उनकी लाइफ कैसी रही है और मैंने तभी ये सोच लिया था कि एक ना एक दिन हम ये पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। हरजीत एक हाउसवाइफ भी रही हैं, उसके बाद उन्होंने अपना एक बिज़नेस भी शुरू किया विच वाज अगेन अ वेरी बिग सक्सेसफुल वेंचर एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर अपनी लाइफ को लाई हैं कि वो एक सोशल मीडिया अपीयरेंस भी शुरू कर रही हैं अपनी रील्स के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू। तो मेरा ये बहुत मन था कि आप लोगों को उनसे मिलाया जाए ताकि जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी महिलाएं इस पॉडकास्ट को देख रही हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने मिले। एट द सेम टाइम दे गेट इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ हरजीत। तो प्रेजेंटिंग यू हरजीत खुराना। आज से लगभग 1 साल पहले आप मेरे साथ प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट एंड एट दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर, मैंने आपको शायद एक बार बोला भी था दैट वन फाइन डे विल डू अ पॉडकास्ट टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ग्रेटफुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस भगवान के कि इस पॉडकास्ट में मैं बैठी हूँ आप सबके सामने, आप दोनों के सामने। मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, आई नेवर थॉट। और कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं हम प्लान नहीं करते बट वो चीज़ें होती हैं फॉर अ बेटरमेंट फॉर अ लाइफ। आई फील दैट वे, सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टुडे। वर्ड्स हैव पावर। मैंने आस्क यू अबाउट दिस ना, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हमने कोई अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसा कुछ है, बट आई जस्ट फील कि मेरे को भी उतना ही वही इंटेंसिटी फील हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल पहले हम दोनों ही कहीं ना कहीं जब कर रहे थे वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व एंड ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड नाउ आफ्टर 1 year I think we have come a long way since then. Yes sir. So it's been a great journey for 1 year. Yes. और I think this podcast is kind of celebration to that particular Absolutely. moment. है ना? तो थोड़ा सा बताओ भी 1 साल के में क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में, कैसा जा रहा है सब? सर चेंजेस तो हर दिन आते हैं। एवरी डे देयर इज़ अ चेंज एंड आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इमेजिन करते हैं दैट रियली मैटर्स। राइट। आप अपने आप को 1 साल बाद कैसे देखना चाहते हैं, उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। राइट। एंड जो आजकल बात चल रही है मैनिफेस्टेशन की, आई फील येस इट इज़ ट्रू। वर्ड्स रियली हैव पावर। इतनी पावर है वर्ड्स में कि अगर हम अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। और नेगेटिव बोलेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव होता ही है। बिल्कुल होता है। सो ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ, स्पीक गुड अबाउट योरसेल्फ एंड द रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो यू आर हैंडलिंग सो मच एट द सेम टाइम इन योर लाइफ. You are a businesswoman. You have a family, to take care of. Yes sir. At the same time, you are also taking care of yourself now. Yes sir. तो ये सब एक साथ मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो? How do you get the motivation to manage all these things together? सब मोटिवेशन की जहाँ पे बात आती है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं आपको जो आपको एक्चुअल में बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो. Right. और बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो आपको मोटिवेट करते हैं. बहुत लोग होते हैं ऐसे, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप क्यों करना चाहते हो. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. ना विजन आपका नहीं समझ पाते. वो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई बिलीव. और जहाँ पे आप सोचते हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते. People are judging you for everything and anything. And मुझे ऐसा लगता है कि जज करने से अच्छा if we appreciate the person and we get inspired from people, तो we can change our lives. बट आपको लगता है वो जो एक लोगों का मतलब लेट डाउन करना होता है या आपको अंडर एस्टिमेट करना होता है, वो भी एक तरह से एक
वो नेगेटिविटी जो है वो भी कभी ना कभी आपकी मोटिवेशन बनती है कि तो दिखाना है। To get the best in life, you have to go through the worst in life. पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा, ये मैंने भी आपको पिछले 1-1.5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका काम फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी अपना एग्जिस्टेंस बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। उससे पहले की हरजीत जो थी, शादी से पहले, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, क्योंकि एक ऐसा होता है वंस यू एंटर इन योर 30s पीपल हार्डली लुक बैक इन टू योर दैट जर्नी। सो आप खुद भी भूल जाते हो कि मतलब वो एक क्या टाइम था। तो उसको एक बार रिकॉल करते हैं, बचपन कैसा था, क्या लोग थे आसपास, है ना, किस तरीके का फ्रेंड सर्कल था, और क्या उस वक्त का सिनारियो था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एज अ चाइल्ड आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब ऐसा होता था कि मुझे इंग्लिश का वर्ड नहीं आता था कुछ भी बोलना। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद सर। सो एक मोटिवेशन आई लाइफ में कि कहीं मेरा मजाक उड़ाया गया फॉर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आई डिस्कस विद वन ऑफ माई टीचर कि दिस हैपेंड, मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब कौन से स्कूल में थे उस टाइम, इफ यू कैन मेंशन? पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही थी। माई पेरेंट्स गिव मी अ वेरी गुड लाइफस्टाइल बिफोर मैरिज ऑल्सो, एंड उनके बदौलत ही मैं आज सामने बैठी हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज गेव मी द कॉन्फिडेंस कि सब कुछ कर सकती है ये। एंड दे एवरी टाइम, लाइक आई वॉज अ गोल्फ प्लेयर. Golf player? Yes. At what age? I was at the age of 14, 15. At the age of in 14? School. Okay. In school. Uttam School for Girls in Ghaziabad has golf. That was a girls' school? That was a girls' school. Oh. And that is the best school for girls till right. till today. And अगर मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाती, कि वहाँ की टीचर्स जो थी वो इन इटसेल्फ दे वर समथिंग एट दैट टाइम। तो वही एक मेरी टीचर थी वहाँ पे हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि जैसे भी बोलना है आप बोलो, आपको हिंदी नहीं बोलनी है, आपको जो बोलना है आप इंग्लिश में ही बोलोगे आज के बाद। जैसा मर्जी बोलो, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो। द डे यू विल लर्न विल बी द डे यू विल थिंक बैक कि अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही थी तो मतलब हाँ, वो इम्प्रूवमेंट आपको टाइम बाय टाइम नजर आता है। यस, होता है। कोई इंसिडेंट हुआ था जिसपे आपकी मैम ने ऐसा बोला था कि जैसे अब आज से आपने तुम्हें बताया बोलना था? सर एक्चुअली मैंने ऐसे आपको बताया कि एक मजाक उड़ाया गया था। तो आई वाज साइकिलिंग और स्कूल से ही वापस जा रही थी मैं, तो किसी के साथ टक्कर हो गई थी। तो दैट बॉय वाज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल एंड ही यूज्ड टू स्पीक गुड इंग्लिश। तो ही जस्ट सेड समथिंग इन इंग्लिश, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने भी कुछ इंग्लिश में ना ऐसे ही बोल दिया उनको। तो people around they started laughing and I felt so embarrassed कि पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया कि मतलब they are laughing at me. So I discussed this incident with my teacher next day. Then she said, don't worry, speak English only from today. चाहे गलत बोलोगी सही बोलोगी, you will learn one day. Definitely. और ये कौन सी स्टैंडर्ड में था आप जब ये हुआ? 6th standard. 6th स्टैंडर्ड में थे। Yes. तो काफी सही टाइम पे एक वो रियलिटी चेक मिल गया। आई गेस Absolutely. अगर वो लड़का उस दिन आपको नहीं मिलता तो आपकी Yes. लर्निंग और देर से शुरू होती। तो समटाइम्स कई बार कुछ ऐसा इंसिडेंट होना भी आपको एक एग्रेशन देता है जिससे आपकी जो लर्निंग का पेस है वो तेज हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, वही कहते हैं ना, टू गेट द बेस्ट टाइम यू हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट टाइम, एंड दिस इज थ्रू आउट लाइफ। आपने बताया आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। यस यस। तो जब आप मतलब किस स्टैंडर्ड तक आप एज गर्ल्स स्कूल में थे? मतलब Till 12th? टिल 12th? हाँ जी। अच्छा, तो आप जैसे लड़कियों वाले स्कूल में थे? हाँ है जी, ना? हाँ जी। ठीक है, अगर मैं देसी भाषा में एकदम बोलूं। राइट राइट। फिर आप 12th के बाद जब कॉलेज में गए, दैट वाज आल्सो गर्ल्स। दैट वाज आल्सो गर्ल्स। तो आपका मेल इंटरेक्शन तो आपका बहुत कम हो गया होगा? कम था, बट यस माय पेरेंट्स नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ओके। तो कोचिंग्स होती थी, वो वाज क्वाइड ओनली, एंड बहुत मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ना किसी चीज़ के लिए लेट डाउन नहीं करा। वेयर एनीथिंग व्हाट यू वांट टू। माय फादर हैज़ बीन लाइक दिस ओनली, बट माय मदर वाज वेरी कंजर्वेटिव। तो बैलेंस करना होता है दोनों। हाँ, तो शी वाज वेरी कंजर्वेटिव, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम मुझे लगता था कि मुझे शॉर्ट्स पहनी है, जीन्स पहनी है, तो मुझे सूट ही पहनना तो पड़ता था। आपका जो मेल इंटरेक्शन का जो कोटा था उस टाइम कहाँ से आता था? लाइक आप ट्यूशन कोचिंग में जाते Coachings थे only. तो वहाँ पर
आपको Yes, कभी sir. ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने कुछ जो ऐसी मेरी फ्रेंड्स रही हैं जो गर्ल्स स्कूल से, मेरी सिस्टर्स भी पढ़ी हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जो एक लड़कों से बात करने का कॉन्फिडेंस है या उनकी साइकी को समझना, उसमें डिफिकल्ट होता है सर। डिफिकल्ट होता है Yes, इसकी होता वजह है से? सर, बिल्कुल होता है। व्हेन यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद बॉयज, आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर सीइंग बॉयज अराउंड यू, हाँ तो आपका कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है कि हाउ कैन आई टॉक टू अ बॉय, आई हैव बीन विद द गर्ल्स ऑल द टाइम एंड हाउ कैन आई टॉक टू अ बॉय। तो जब आप कोचिंग जाते थे, तो कोचिंग में जब आप जाते थे तो आपको उस चीज़ का ऐसा लगता था कि यार मतलब वहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टी होती थी वहाँ पे? होती थी सर, कुछ टाइम तक होता था कि यू आर नॉट एबल टू टॉक टू बॉयज, आपको कुछ बात करनी है तो आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज उस टाइम पे आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हो ना कि आपको लगता है मैंने कुछ कहा तो शायद इसका मॉक ना हो जाए इस बात का। राइट राइट राइट। वो इंसिडेंट भी याद रहता है कि जैसे मैंने पहले बोला था, Yes, मजाक sir. बोला था, हाँ कहीं जी। फिर से ना हो जाए। फिर से ना हो फिर जाए, से ना और हो जाए बहुत वो कॉन्शियस चीज़। रह करके आप Yes. एक एक स्टेप लेते हो ऐसे। बिल्कुल सर। तो जब आपने स्कूलिंग करी, इस पूरी स्कूलिंग के दौरान जब आप 12th तक, एक तो आपका ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मतलब आपने फिर उसको एक बहुत स्पॉटिंगली लिया, Yes, sir. पॉजिटिवली लिया, आपने उससे इंग्लिश अपना इम्प्रूव किया। Yes, sir. अब इस पूरी स्कूलिंग के दौरान जब आप लड़कियों के साथ थे तो कैसा माहौल रहता है गर्ल्स स्कूल में, मतलब लड़कों के बारे में क्या बातें होती हैं वहाँ पे, थोड़ा सा बताओ। थोड़ा कैंडिडली बताना इस चीज़ को क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। बॉयज ऑलवेज वांट टू एंटर इनटू दैट टेरिटरी जहाँ पे Yes. लड़कियाँ अकेले बात करती हैं। Absolutely. Girls feel nice when boys compliment them. Okay. You know, when boys are running after them, they feel nice. That is but natural. हाँ, गर्ल्स स्कूल में सर ये होता है कि हिच आती है सर, अच्छा। आती है, हिच आती है आपके अंदर के यू कांट बी यू नो गुड फ्रेंड्स विद बॉयज व्हेन यू आर इन अ लाइक मेरे टाइम पे जब व्हेन आई वाज इन स्कूल तो एक फ्रेंड होना हु इज अ बॉय was a very big thing कि how can be he, वो एक हवा बन जाता है yes, वहाँ पे, how हाँ। can be he can't be a friend, वो बॉयफ्रेंड ही होगा। लड़कियां भी तो बहुत चिढ़ाती होंगी ना, अगर लड़कियां कोई भी- किसी लड़की का अगर हाँ बाहर, जी। अगर स्कूल के बाहर बॉयफ्रेंड है, Yes, yes. या तो फिर वहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा इस चीज को मैं बिल्कुल। वो और करना। हमारे स्कूल का तो वैसे भी था कि उत्तम सी गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट दे। अच्छा। तो स्कूल के जैसे हमारे स्कूल के सामने भी कई बार होता था कि हाँ चक्कर बॉयज लगते होंगे पूरे। होते थे अच्छे स्कूल, लाइक डीपीएस के है, डीपीएस का एक टैब होता कि अच्छा डीपीएस बॉयज एंड उत्तम की गर्ल्स, अच्छा, तो ऐसे ये होता था। combo अच्छा। जैसे हम वेब सीरीज वगैरह में देखते हैं ना, यस ऐसे सर, वाला। बिल्कुल सर, वही ओल्ड स्कूल हाँ चीज़ें तो थी, वो थी वैसे उस टाइम पे कि बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड कि गर्ल्स ये आप बाहर कब आएंगी, दैट वेज होता था। देखिए लड़कों में एक, मैं इस चीज़ पे ही आना चाहता हूँ कि लड़कों में तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, एंड लाइक गर्ल्स ऑलवेज हैव मोर ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू डेटिंग, यस है ना। तो जब ये जो स्कूल टाइम होता है, अब इस टाइम ऐसा होता है कि जैसे वेस्ट में तो आफ्टर हाई, जैसे हाई स्कूल बोलते हैं ना वहाँ पे 11th 12th Yes, है, 9th के बाद हाई स्कूल बोलते हैं, तो वहाँ पर तो डेटिंग इज़ वेरी कॉमन व्हेन यू आर इन योर टीनेज, बट इंडिया में वो नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पर जब आप एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हो तो उसको किस तरीके से देखा जाता है कि मतलब जो उस टाइम पे डेटिंग इश्यूज हैं, मान लीजिए आपके साथ की फ्रेंड्स भी होंगी या जो किसी लड़के को डेट कर रही हैं, और उस टाइम जो उनको अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी हैं, Right. है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स, आज की डेट में तो पेरेंट्स काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं, अगर बच्चे 9th-10th के बाद डेट कर रहे हैं किसी को तो ये काफ़ी हद तक खुल के घर पे बताते हैं, Right. बट उस टाइम ऐसा नहीं था। नहीं था। आपको ऐसा लगता है कभी ना कभी कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर जो उनकी प्रॉब्लम्स है इमोशनल, एक तो वो इमोशनली लैक कर रहे थे नॉलेज में, एट द सेम टाइम वो बहुत सारे मेंटल इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, मेंटली भी फिजिकली भी। यस सर। तो ऐसे में आपको लगता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनके दोस्त की भूमिका वहाँ निभानी चाहिए, या दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, बट क्योंकि दोस्त नहीं बन सकते, दोस्त इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, Right. बट एटलीस्ट बीइंग अ लिटिल बिट लीनियंट पेरेंट, और उनको बैठ के एक अच्छे लिसनर बनना, आपको कमी ऐसी महसूस हुई उस टाइम पे? यस सर, होती थी, बिकॉज फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, ये चीज़ें एज अ गर्ल आई थिंक जो हमारी एज ग्रुप के जो गर्ल्स हैं दे हैव फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा वक्त था एज वी वर इनटू टीनेज, दैट वाज मोर सेफ। सेफ? यस, ओके। क्योंकि पेरेंट्स की नज़र होती थी हम पे और पेरेंट्स हमें रोकते थे, हम रुकते भी थे उस चीज़ से। अब क्या है कि सर हर चीज़ इतनी ओपन हो चुकी है, एंड हमें ये जज करना बहुत मुश्किल हो गया कि हमारा बच्चा सही राह पे जा रहा है कि गलत राह पे जा रहा है। आई फील वी वर मोर सेफ देन आवर किड्स।
मुझे ऐसा लगता है सर। अभी के टाइम पे तो हर किसी के पास फोन है। यस सर। अब वो क्या कर रहा है पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। नहीं पता होता। पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, तो Yes, बस sir. वो देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान भी रखते थे, नजर बिल्कुल भी रखते sir. थे। अभी तो कुछ चीजें ऐसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हो ठीक रहा है कोई निगलेक्ट, बात और एज अ डॉटर मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सेव कर लिया थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर। स्ट्रिक्टनेस ये नहीं होती कि आपको जीने का हक नहीं है, स्ट्रिक्टनेस ये होती है कि आप अपने बच्चे को रोक रहे हो कि आप गलत राह पे जा सकते हो, तो यू कैन बी स्ट्रिक्ट विद देम। बट जो हमारे बच्चों की जनरेशन है वो सुनने को, वो अफोर्ड भी नहीं करेंगे इस चीज की, आप सुनाओ उन्हें, वो सुनने को रेडी भी हो। कुछ बच्चे ऐसी बात नहीं सुनते भी होंगे, बट लाइक बच्चे आजकल थोड़े रिबेलियस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, नॉट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत फीड है उनके पास। Yes, मतलब sir. पहले हर चीज का ना एक एक्साइटमेंट होता था कि कब पता चलेगी, क्योंकि Yes. टेलीविजन भी देखते थे तो उसके बीच में इतने इतने लंबे लंबे एड्स आते थे Exactly, उस exactly. टाइम पे। तो ऐसा लगता था कि हाँ अब वेट करते थे, पेशेंस बहुत था बिल्कुल sir. कि हाँ 15 मेरे को अभी भी याद है, जी टीवी उस टाइम चलता था हाँ ना, जी। जी टीवी में सबसे लंबे ब्रेक्स आते थे। तो उस टाइम पे इनका एक प्रोग्राम चलता था जिसमें ऑडियंस का फीडबैक आता था, तो उसमें वो लेटर में लिखते थे प्लीज ऐड कम दिया करें क्योंकि हमारा सस्पेंस हम बहुत देर बैठ नहीं पाते हैं। Yes, sir. लेकिन अब बच्चों के पास यूट्यूब है, अब देखो ना किसी चीज का कोई हाइप ही नहीं है। नहीं ऐसा फैमिली टाइम किल हो चुका है, इसलिए क्योंकि हम लोग पहले जब बैठते थे इकट्ठे तो हम लोग टीवी देखते थे, कुछ सीरियल चाहे कुछ भी था, वी यूज टू वॉच टीवी टुगेदर। बट आजकल सबके पास मोबाइल है, नेटफ्लिक्स है, तो एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग। हाँ, वो एक Content फिक्स्ड की होता था value कि भी ये नहीं वाली मूवी, ये वाली वेब Yes, सीरीज इस sir. टाइम पे आएगी, Yes. सब लोग उस रेडी रहते थे। Ready अभी रहते तो जब देखना है देख सकते हम हैं, महाभारत अकेले देखते थे इकट्ठे, रामायण देखते थे, हमारा टाइम सब बहुत अच्छा था। ये तो है, उस वक्त बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे बिल्कुल सर। और उस चीज को हम बहुत एम्ब्रेस करते थे, एक एक चीज की खुशी होती थी। Yes. आजकल खुशी नहीं होती क्योंकि इतनी फीड है, हर चीज की डिलीवरेबल इतने हैं। बट फर्क एक ये भी है कि एज जो आजकल की पेरेंटिंग है वो डिफिकल्ट है सर, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, नो डाउट। बिकॉज एवरीबडी लाइक 60% of the women are working nowadays. राइट 60% if I am right or wrong, इतना तो होगा सर। तो कहीं ना कहीं जाके पेरेंटिंग पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है फॉर मदर्स, राइट नॉट फॉर द फादर्स, बिकॉज अ मदर इज ऑलवेज क्वेश्चन फॉर व्हेन शी इज वर्किंग, राइट राइट एंड बिकॉज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की ही कही जाती है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरेंटिंग। आई फील कि ये एक चीज़ चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। बोथ द पेरेंट्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। राइट 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 A father should know what my child is doing. A father should also know when my child is going to the coaching, when he or she is sleeping or has to get up for the school, Right. because both of them are working, both get tired. Right. So इसमें जेंडर इनइक्वालिटी होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बट सो सैडली इंडियन सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं जाके वो हो जाती एक है। फीमेल के ऊपर हर चीज का बर्डन अकाउंटेबिलिटी लास्ट में Yes. मदर के ऊपर होती है हाँ, कि एक्सपेक्ट Yes. ही किया जाता है कि आपसे ये करना है। मे बी दोनों अगर वर्किंग है तो खाना बनाना है तो Yes. फीमेल ही करेगी। बट मैंने देखा आजकल मेल्स हैव ऑल्सो कम Evolved. फॉरवर्ड फॉर दिस थिंग कि माई वाइफ इज वर्किंग, शी इज अ मदर, शी ऑल्सो गेट्स टायर्ड। वो लेकिन एक परसेंटेज बहुत कम है बहुत low सर, बहुत कम है वो। आपको लगता है ऐसा कि लड़के आगे तो आना चाहते हैं, बट एक टैबू ऐसा है हमारी सोसाइटी में कि एक तो फैमिली, अगर लड़का कुछ करने लगे अपनी वाइफ के लिए अच्छा, तो उसकी जो फैमिली है वो उसको दे विल मॉक चिढ़ा यू, चिढ़ा अरे के, अरे तेरी हमारे वाइफ है लिए तू तो क्यों कर करना रहा है, है, छोरी बुलाओ। लड़की है तू लड़की वाले काम क्यों कर रहा है। बट आई फील लड़की वाले वी आर ह्यूमंस। हाँ, और अगर वाइफ का ख्याल भी रख रहा है तो ये भी होता है कि अरे तू तो जोरू का हाँ, गुलाम। जोरू का गुलाम है, वाइफ के पल्लू से बंध गया। हमारे लिए तो कभी एक कप चाय नहीं बना, इसके लिए ब्रेकफास्ट। वही सर, वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ना फिर। और ये ना लड़के मुझे लगता है काफी सीरियसली ले लेते हैं और इस चीज को ले लेते हैं लड़के। मेल ईगो मैं बल्कि पहले ही होना चालू हो जाता है शादी से, जैसे ही कि अब तो तू हमारा नहीं रहेगा ये वो। Yes, तो ये माइंड कंडीशनिंग जो पेरेंट्स करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है रुकनी चाहिए। आपको भी रुकनी चाहिए। ये लगता है कि मतलब ये जो पेरेंट्स का जो इंटरफेरेंस, वैसे तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स होने चाहिए, बट जो एक कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट आपकी इंडिविजुअल फैमिली में पेरेंट्स का रहता है, वो आपको क्या लगता है कैसे रेगुलेट करना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? सर इन लॉज में अगर 5 लोग हैं तो मुझे लगता है 5 को एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर इन लॉ की नहीं है या फादर इन लॉ की नहीं होती है कि दे शुड कीप अ बैलेंस बिटवीन द एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे की तरफ।
तो अगर हस्बैंड अगर अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है तो दे शुड फील हैप्पी कि हमने एक बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है. They should feel good about it. They should feel proud about it rather than mocking the son. They should feel happy कि हमारा बच्चा इतना अच्छा हस्बैंड है और आगे जाके हम बच्चे जो होंगे वो भी इस चीज़ को देखेंगे, वो चीज़ सीखेंगे because we do what we see. It's not what we are reading and we are doing. बच्चे वही चीज़ करेंगे जो पेरेंट करते हैं. अच्छा, कई लड़कियां ये चाहती हैं आज की डेट में दैट दे वांट प्राइवेसी फ्रॉम देयर इन लॉज, है ना? तो इसमें आपको क्या लगता है कि अलग अलग रहना, मैं इसको नेगेटिव लाइट में नहीं डाल रहा हूँ, बट एक लड़की का इस चीज़ की मांग करना कि भाई मैं चाहती हूँ कि हम अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उस लड़की के इन लॉज हैं और लड़के के पेरेंट्स हैं, उनसे अगर वो अलग रहना चाहती है लेकिन बहुत अच्छे से रहना चाहती है, अब इसको आप कैसे देखते हो? क्या उस लड़की का ये चीज़ मांगना गलत है या सही, कुछ रीजनेबली जस्टिफाइड है? सर देखिए, अगर चीज़ें टॉक्सिक होती हैं तो डेफिनेटली वन शुड नहीं, कुछ लड़कियों की ना प्रेफरेंस होती है शादी से पहले, वो ये कहती हैं कि ठीक है हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान हाउ कैन यू रखेंगे. जज अ पर्सन बिफोर लिविंग विद देम? मैं इस चीज़ को हाँ, मतलब वही एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट वो ये नहीं करे कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ गलत करेंगे इसलिए हमें अलग रहना है, बट उनकी प्रेफरेंस होती है दैट हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसकी एक प्राइवेसी है ना? हम उस चीज़ को चाहते हैं कि हम अलग रहें. तो अगर ऐसा लड़की कुछ मांगती है, प्रेफरेंस में डालती है शादी से पहले, तो इस चीज़ पे बात होनी चाहिए या टोटली इस चीज़ को रिडिक्यूल करना चाहिए कि नहीं? ये डिपेंड करता है आई थिंक मेन पे कि अगर लड़की ऐसा बोल रही है, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पर्सन या नहीं. एग्जैक्टली. अगर आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो मत करो. बट कल को अगर आपकी मान लीजिए आपके अभी बच्चे हैं, लड़का है आपका, अगर मान लीजिए कल को वो जब बड़ा होता है और उसकी जो भी गर्लफ्रेंड होती है या उसको आप अरेंज मैरिज सेटअप में और वो ऐसे कहते हैं, तो आप इसी को कैसे लोगे? आई विल बी वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी. वक्त सर बहुत चेंज हो चुका है. एवरीबॉडी वांट्स के हम खुशी से जिए एंड एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. सो जिस चीज़ में सब खुश रहें वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है. मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक इस तरह एक सर थे, वो ऐसे कह रहे थे कि मतलब चाहे ऊपर नीचे ही रहो, अलग अलग फ्लोर्स में. आई हैव आल्सो सीन दैट वीडियो, है ना? Yes. लेकिन उससे क्या रहता है, उससे प्यार बढ़ता है. राइट, बिल्कुल है ना? सर, ये जो बिल्कुल. रोज का जो एक शोल्डर्स टकराना आपस में और एक दूसरे के सामने बार बार आना, आई थिंक वो हर चीज में ना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है उस चीज में. बट सर जिसके पास ऊपर नीचे घर नहीं वो कैसे रहेगा? ऊपर नीचे नहीं, मतलब लाइक नेबरहुड में समवेयर अराउंड. सर एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग इतना हमारा एक्सप्लोर हो चुका है ना चीज़ें, वो प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं. एक न्यूक्लियर फैमिली में रह के उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं और जॉइंट फैमिली में रह के अपने प्रॉज एंड कॉन्स. वो तो है ही, मतलब ऐसा दोनों तो चीज़ों भी के, नहीं है हाँ, कि दोनों में. तो आई फील मुझे तो एज एन इंडिविजुअल मुझे तो खुशी होगी कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ रहूँ. मुझे खुशी होगी पर्सन टू पर्सन. यस, बट अगर बिकॉज आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, पेरेंटल फैमिली वॉज जॉइंट फैमिली. तो अब सर डिपेंड करता है हर एक इंसान पे. कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं, दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी होती है. उनकी उसमें गलती भी नहीं होती कि व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इट. उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही है तो फिर उसमें उसकी गलती नहीं ना सर. अब वो बचपन से वैसे जी रहे हैं. फैमिली में रही है तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, लाइक दे आर फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली एंड नाउ दे आर इन जॉइंट फैमिली. So they have suffered, they have conflicts, they have problems, but अब जाके सेटल हो चुका है सब कुछ. बट वो जो टाइम जो निकालते हो आप वो बहुत पेनफुल होता है. शुरू का फेज लड़की के लिए ही किसी रिश्ते में प्रॉब्लम होता है. लड़के की लाइफ तो वैसी ही होती है. बिल्कुल. लाइक दैट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाकी तो सारी चीजें उसको अपनी फैमिली में सारी चीजें मिल रही हैं. वाइस वर्सा लड़की को ही सारी चीजें चेंज करनी होती है शुरू में. करना पड़ता है सर. सो ये समझना पड़ेगा हर लड़की को कि अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे ही थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में फिट होना पड़ेगा. थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, फिर मैं भी यूज्ड हो जाऊंगी. राइट. बट सर मुझे ऐसा लगता है कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लॉज की. अगर एक लड़की की शादी हुई है, जैसे यस, क्योंकि शी इज अननोन, शी इज नोन टू द पर्सन शी इज गेटिंग मैरिड. आजकल तो वी नो, पहले से ही हम लोग जानते हैं एक दूसरे को. भी नहीं जानते थे, अरेंज मैरिज सेटअप में तो लड़के को भी ठीक से नहीं. एग्जैक्टली. तो एक कंफर्ट उस लड़की को देना बहुत जरूरी होता है. अगर वही बोलते हैं ना सर, अगर आप 6 में कैसे जाओगे, नर्सरी से तो जाओगे,
तो नर्सरी में भी तो ABCD A से शुरू होगी ना, हम Z पे तो नहीं जा सकते सीधा। करेक्ट तो दैट इट इज लाइक दैट कि शुरू में She will learn. आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा Yes. उसको, आपको देख करके आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग सीखने का। अगर तुरंत एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपनी फैमिली से कुछ सीख के आ रही है और तुरंत चेंज हो जाए, वही बोला जाता है ना, फिर क्या सीख कर है अपनी फैमिली से। करेक्ट सो हम तो सब कुछ सीख के आते हैं। इट इज ओनली अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट। छोटे को बड़े की रिस्पेक्ट, बड़े को छोटे की रिस्पेक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले होता था कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट, बट आजकल चीजें चेंज इसलिए हो गई सर बिकॉज पेशेंस लेवल कम हो चुका है लोगों में, बहुत कम हो गया, बहुत कम है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम लोगों का जो जनरेशन है सर, वी हैव लर्नड पेशेंस, राइट। वी आर स्टिल बीइंग वेरी हमारा पेशेंट। इकोसिस्टम ही ऐसा था ना यस, कि हमें ऐड देखने पड़ते थे 15 मिनट के। तो हमारा इकोसिस्टम ही बहुत पेशेंस रखने वाला था। yes. उस टाइम तो मेरे को याद है कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक गाना पेन ड्राइव से सिस्टम में लेकर के फिर अपने आईपॉड में डाल रहे हैं। वो सब पुरानी बातें ना, वो अलग ही चार्म था उन पुरानी चीजों का। चीज की एक वैल्यू थी। हम अपने नानी के घर जाते थे तो सब आते थे, इकट्ठे मिलते थे। हॉलीडेज पे जाते तो फिक्स होता था। अब क्या है कि एवरीडे इज अ हॉलीडे, वीडियो कॉल ही हो जाती है। एवरीडे इज अ हॉलीडे, मतलब यू गेट वन वीकेंड एंड यू गोइंग आउट। सो चार्म खत्म हो गया सर हॉलीडेज का। पहले हमारी वेकेशंस आती थी, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, तो हमें एक एक्साइटमेंट होती है कि नानी के घर जाने, हमें इसी टाइम में हमें घूमने जाना है। इन सीजन में घूमने जाएंगे, बाकी टाइम तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू लिव देयर लाइफ, पढ़ाई, कमाना, ये सब होता था। वो टाइम सब बहुत अच्छा था। आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज? लव मैरिज सर। लव मैरिज हुई है। तो आप कितने टाइम से जानते थे अपने पार्टनर को पहले? 6 years सर। 6 years। तो Before getting married. कॉलेज वही कोचिंग। कोचिंग से? हाँ, कॉलेज तो हो ही नहीं सकता है। कॉलेज में तो गर्ल्स कॉलेज था। हाँ जी। कोचिंग से तो मतलब इतना तो आपका मेल इंटरेक्शन परफेक्ट हो गया था कि आपने हाँ अपने सर, लिए वही मैं ढूंढ बोलूँ लिया ना, life में। यू गेट मोर अट्रैक्टेड व्हेन यू आर फ्रॉम अ गर्ल स्कूल। और अब मैंने मेरी डॉटर वाज इन उत्तम्स ओनली, सो उसका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए नाउ आई हैव चेंज्ड हर स्कूल, कि मैं वो चीज़ों फेस कर चुकी हूँ, माय डॉटर शुड नॉट। ओके, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जाते हैं। मतलब अभी तुमने बहुत ऊपर लेयर पे बात की है, इसका थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि उस वक्त डायनामिक्स कैसे थे जब आपने जैसे बताया कि आप कोचिंग में उनसे मिले। ये कॉलेज के दौरान था या फिर स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान। स्कूल के दौरान। अरे वाह, काहे का कॉन्फिडेंस डाउन था? कॉन्फिडेंस 11th और 12th। 11th में थे आप उस टाइम पे? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे आना चाह रहा था कि जो रिलेशनशिप आपका जो शुरू हुआ वो पहले दिन से ही कुछ मतलब जैसे ड्रामेटिक वो फिल्मों में होता है कि फर्स्ट साइट वाला जो बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, वही वाला था? यस सर। एंड यू फेल्ट दैट काइंड ऑफ फिल्मी वाइब वो आपको लगा उस टाइम? पहले तो होता था, बिकॉज अब क्या, यू हैव ऑप्शंस, गर्ल्स हैव ऑप्शंस। पहले लगता था कि मतलब ही इज द ओनली वन, है ना। पहले वाली चीजें सर बहुत अच्छी थी, अब चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, एंड आई रियली फील सैड अबाउट इट। रहने के बाद भी उनके ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। यस, बिकॉज़ सर एक्सप्लोर इतना करते हैं ना। तो कब कैसे रियलाइज किया आपने, मतलब कि डे वन पे ही रियलाइज हो गया? डे वन पे। अरे भाई, आप उनके साथ बैठ के R&D कर चुके ऑफ कैमरा? मैंने नहीं करी। उन्होंने कहा कि मैंने लव एट फर्स्ट साइट हो गया, नहीं, देखा। वो तो किया, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब वो क्या मोमेंट था, क्या उनका जेस्चर था या क्या था? मतलब जस्ट अ स्माइल। जस्ट अ स्माइल। ओह माय गॉड, ये तो मुझे भुवन बाम की बात याद है कि भाई ने कहा, भाई बेबी की वाइफ भुवन बाम, उन्होंने कहा भाई मतलब एक इंटरव्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि मतलब आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि इस इंसान के साथ मुझे लाइफ जीनी है? उन्होंने कहा पहली बार जब उसको देखा। अब के बच्चे अब समझ सकता है कोई इस चीज को? नहीं इसको बहुत सुपरफिशियल बात बोली सर। कहीं ना कहीं जाके अभी भी वो चीज़ें हैं, बट लोग डरते हैं क्योंकि आजकल लोग धोखे में बहुत चीज़ें करते हैं। तो अगर आपकी फीलिंग भी होगी ना, तो लोग डरते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पहले वो सब नहीं था ना। फिर इमोशंस तो वही है ना सर, इंसान तो इंसान ही है। दे ऑल लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट इमोशंस, एवरीबॉडी हैज इमोशंस। तो ये सब शुरू हुआ 11th में, तो फिर आपने कन्फ्रंट कब किया किसी को, मतलब अपने फ्रेंड को या किसी को बताया इस चीज़ के बारे में? तब इतना सर फ्रेंड्स वाली बातें पहले होती नहीं थी, पर हम छुपाते थे ना चीज़ों को। अच्छा। क्योंकि किसी को बताया तो भाई अब तो पेरेंट्स की बात जाएगी, पिटाई होगी फिर तो। मैं यही तो फिर आपका इंटरेक्शन कैसे होता था अगर वो कोचिंग नहीं आते थे तो? थ्रू हिज फ्रेंड।
ओके पहले मोबाइल्स कहाँ होते थे वही इतने। है। तब तो वही मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, तो ही सेंट अ मोबाइल थ्रू हिज फ्रेंड के बात करा देकर, तो ही अच्छा। गिफ्टेड मी अ मोबाइल। वाओ एंड इन दैट एज हाँ जी 12th हाँ स्टैंडर्ड जी, तो वो एक नोकिया का आता था शायद 2821, यही सब तो चलता वो था ही उस टाइम गिफ्टेड पे। मी। सो मैं ऑब्वियसली सब छुपा के पहले बातें होती थी, हाँ। अब तो आजकल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पीपल आस्क, पेरेंट्स आस्क कि यू हैव एनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। पहले तो पिटाई होती थी। अच्छा जैसे मान लो कोई लड़ाई हो गई और अब मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि उस इंसान को तो आप सब कुछ बता रहे हो, राइट। है ना, सारी चीजें मुझसे, लेकिन जब उस इंसान से लड़ाई हो जाए तो एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसको इस चीज के बारे में बताए, क्योंकि आप हर किसी को नहीं बता सकते। माई सिस्टर न्यू दिस। हाँ मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कौन इंसान था जिसको आप वो मैटर्स सारे जिसमें इन्वॉल्व करते थे उनको। और ये माई सब कजन नहीं सिस्टर वेरी क्लोज टू मी एंड वी Okay. यूज्ड टू लिव इन द सेम हाउस, लाइक जॉइंट फैमिली थी, हाँ। तो शी न्यू इट। तो उस वक्त कज़न थी आपकी जो लगातार आपको उस चीज़ में हेल्प करती थी जब आप उनसे शेयर करते थे अपने रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे। अगर मान लीजिए आज की डेट में आपके बच्चों के पास ऐसा कोई कज़न नहीं है, तो आई यू रेडी टू बिकम दैट कैरेक्टर ऑफ कज़न उनकी लाइफ में, जो उनकी इस तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज़ को जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उनके हार्ट ब्रेक्स को हैंडल करने में उनको ये हेल्प करे उनकी? यस सर, डेफिनेटली। क्योंकि एक जो मदर होती है उसके लिए पेरेंटिंग थोड़ी सर मुश्किल होती है, बिकॉज मदर पे ही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव डन। राइट। तो मदर के लिए डेफिनेटली एक टास्क होता है कि क्या मैं बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, क्या मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लीनेंट हो जाऊँ, और अगर लीनेंट हो गई तो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा, और अगर स्ट्रिक्ट हो गई तो बच्चा छुपाएगा। राइट। तो ये इन इटसेल्फ पेरेंटिंग, यहीं पे तो सर एक चैलेंज आता है हाँ। सबसे बड़ा पेरेंट के लिए कि हम करें तो क्या करें। अभी यू आर अ मदर ऑफ टू किड्स, यस, two kids. both are And teenagers. how My old son are is they? 16-year-old Okay. and daughter is 14-year-old. Both Daughter are is 14 teenagers. And then yes, they have their own issues. Sometimes they hide, sometimes they tell each and everything. बट ठीक है, छुपाने में वो बच्चों की, हमने भी तो एज उस comfortable किड्स state में हमने जाना करा ही है, हम भी छुपाते थे। तो उस मुझे लगता है जो बचपन है ना बच्चों का, वो हम लोग छीने ना उनसे, राइट। वो छिनता जाएगा अगर हम ज्यादा उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे या ज्यादा लीनेंट हो जाएंगे। एक छुपाने में भी एक चार्म होता है कि मम्मी को ये बात पता नहीं है। राइट राइट। उसका अलग ही मजा होता है, मतलब वो अच्छा अलग वो है। एक नॉटीनेस आपको होती पता है। है बट यू स्टिल यू मैनेज दैट कि यार चलो कोई बात नहीं। आई केम टू नो माई सन, उसने स्कूल बंक किया था, अच्छा। तो आई केम टू नो, आई एम शेयरिंग दिस, बहुत बड़ी बात है, अपनी बच्चे की बात पता है, बट ही इज नॉटी, बट ही इज अ वेरी सटल पर्सन। ओके। तो मुझे पता लग गया था कि उसने बंक किया। भंग करा स्कूल। अच्छा। तो रादर देन बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, तो व्हेन ही केम टू होम आफ्टर बंकिंग, तो आई आस्क्ड हिम कहाँ पे थे आज, आपको कैसा रहा कैसे पता लगा था कि उसने ही bunk फॉरगॉट हिज लंच बॉक्स। वही ना, चोर कहीं ना कहीं कोई सब कुछ छोड़ ही जाता है अपने पीछे। एंड एवरी टाइम व्हाट आई डोंट नो हैपेंस विद हिम, कुछ वो करना चाहता है, वो छुपाना चाहता है, तो पता नहीं कोई ना कोई ऐसी वो चीज़ हो जाती है कि आई कम टू नो कि यू हैव डन दिस। तो उसने वो अपना लंच बॉक्स भूल गया, और मैंने आई कॉल द ड्राइवर, ही सेड वंश तो नहीं गया। तो होल डे आई न्यू कि ही इज नॉट इन स्कूल, ओके। बट आई केप्ट माय पेशेंस के अपने आप आएगा तो ही विल टेल। वो इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं था। हाँ, वो सर गलत होता है बहुत कि हम बच्चों के साथ ना, क्या होता है कि अगर हम उस टाइम पे रिएक्शन देंगे ना, तो बच्चा हमेशा डर में ही रहेगा। राइट राइट। आगे जाके भी कुछ गलत करेगा तो बताएगा नहीं आपको। नहीं बताएगा। और अगर आप उस सिचुएशन में आप इम्पल्सिव नहीं है, उस सिचुएशन में आप उसको हैंडल कर रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या हुआ, व्हाई डिड यू डू दिस, आई एम देयर विद यू, इफ यू डिडंट वांटेड टू गो टू स्कूल आप मुझे बताते, मैं मना थोड़ा ना करती। तो ये चीजें बोलना एक बच्चे के लिए बड़ा कंफर्ट लेवल लेकर आता है राइट राइट। कि अच्छा ठीक है मम्मी इज वो ओके। पहली बार कोई गलती होने पे आपने Yes. कैसे रिएक्ट किया, Yes. वो हमेशा रजिस्टर हो जाता है वो उसके रहेगा mind कि में। अच्छा ठीक है, मतलब मम्मी ने तो कुछ कहा नहीं, हाँ। तो मैंने तो गलत करा, तो शी डिड नॉट से एनीथिंग, इनफैक्ट शी वाज वेरी कूल अबाउट इट। तो उसके बाद उसने बंक नहीं करा। उसने बंक नहीं करा। ठीक है, कुछ चीज़ें बच्चे करते हैं, छुपाते भी हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबॉडी डज दैट। बट हाँ, उसको एक कंफर्ट लेवल मेरे से मिल गया कि मिल गया। माई मदर इज विद मी। अपने फादर से वो क्या उसके डायनामिक्स हैं, कैसा रिलेशनशिप? फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है,
खुल के बात करते हैं बच्चे फादर से भी? कहते हैं ना, एक ऐसा होता है कि लड़के जो है अपनी मदर से ज्यादा हाँ जी। ओपन होते हैं और जो बेटियां होती हैं वो अपने फादर से ज्यादा क्लोज होती हैं। एक्चुअली क्लोज होती हैं, वही कह रहा हूं। होता है ऐसे, बट माई सन इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा जी। अपने आप में रहने वाला है। हाँ। सो ही लव्स हिज ओन कंपनी। उसको ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं, पार्टीज पसंद नहीं है, कहीं जाना पसंद नहीं है। ही इज़ अ होम पर्सन। अच्छा। उसको खाना खाना और खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, बनाता है? ही कुक्स रियली वेल बिकॉज सर होता है ना, व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम वेरी यंग एज, आप अपने बच्चों घर छोड़ के भी जाते हो, चाहे अपने इन लॉज पे चाहे अपने पेरेंट्स के पास, तो बच्चे कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें सीखना शुरू कर देते कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट। राइट। So from the starting, like he was in first, he has been very independent कि मुझे I am not dependent for food also. So मेरे आप में ये बहुत खुशी वाली चीज़ थी कि मतलब उसकी तरफ से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वंश की तरफ से, कभी भी। So I feel proud of my children. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। शी इज़ अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा तो नहीं होता कि अब ये बनाता है, भाई बनाता है, तो मतलब वो भी उसका मतलब किचन में शी इज आल्सो गुड? नो, शी इज नॉट अ किचन पर्सन, शी इज अ ऑर्डरिंग पर्सन। शी इज अ नॉटी। वो आजकल एक रील बड़ी चलती है ना कि एक बार चाय बना दी थी तो अब रोज मुझसे ही चाय बनवाता था। तो वंश का भी तो यही है, वंश के साथ यही प्रॉब्लम हो गई है। सो हमें जब मन करता है, वंश ही मेक्स गुड चपातीज। वाओ। ही इज जस्ट इन 11th, अभी 10th पास कर है। अरे क्या बात। तो मुझे पता नहीं उसने कब सीखा ये सब। उसको शाही पनीर बहुत अच्छा बनाता है वो। अच्छा। एंड आई फील सो प्राउड कि वंश तूने सब्जी भी बनानी सीख ली व्हेन आई एम नॉट एट होम। सो मतलब उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कि आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन, मैं अपना बना लूंगा, मैं खा लूंगा। सो डोंट वरी, यू वर्क व्हाटएवर यू वांट टू डू। बैक टू योर रिलेशनशिप, आप कह रहे थे कि आपका रिलेशन चल रहा था, तो कब आपने अपने फैमिली में ये चीज़ें कन्फ्रंट की कि ऐसा है कुछ? लाइक आई टोल्ड यू एयर होस्टेस वाली बात, तो आई वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस। सो मेरा एडमिशन भी हो गया था, स्पाइस जेट में सिलेक्शन हो गया था। तो आई टोल्ड इन माई इन लॉज, आई टोल्ड माई हस्बैंड, टू बी हस्बैंड। सो ही सेड कि हमारी फैमिली में तो नहीं चलेगा ग्लैमरस रोल, कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छा। सो वो फिर मुझे बातें खोलनी पड़ी पेरेंट के आगे। मेरे पेरेंट्स ने तो दे हैड स्पेंड मनी ऑन मी, बट स्टिल माय फादर वाज लाइक पैसा बर्बाद। लिटरली वो मेरे ख्याल से 50,000 रुपये उस टाइम पे बहुत होते थे सर। तो माय फादर, बट स्टिल ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। मतलब उन्होंने मेरे को ये कभी भी नहीं बोला कि जैसे हम मजाक कर रहे हैं इस बात पे। माय फादर हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब एक फादर की फिगर होती है ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम, द लाइफस्टाइल ही हैज़ गिवन मी। मतलब एक मिडिल क्लास होते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने किसी भी चीज़ की आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी, बचपन से लेके अब तक भी। मतलब आई डोंट। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आई हैव वन ब्रदर। वन ब्रदर। छोटा है बट वो बड़े वाली बातें हैं उसमें। अच्छा। ही इज़ अ डार्लिंग। मतलब ऑब्वियसली भाई तो भाई ही होते हैं। तो पेरेंट की बात आती है तो वो स्कूल में जब थे आप लोग तो अच्छा, ऑफ कोर्स आपका तो गर्ल्स स्कूल था। हाँ तो, जी। तो वो मेरी पहरेदारी करता था कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अच्छा। तो उसने तो हमारे घर में पता लगा तो ही सेड कि हाँ मुझे पता था, मैंने तनु पहले ही क्या सी। वो शक तो करता था मेरे पे, बट जब ये सब पता चला प्रोटेक्टिव था वो, बहुत ज्यादा था, टू मच प्रोटेक्टिव। आज भी बहुत प्रोटेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग भी था जब? अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है आपस में। और लड़ाइयाँ भी बहुत करी बचपन में तो हमने। ओके, तो जब आपने पेरेंट्स को बताया कि हमारा रिलेशन चल रहा है, तो फिर उनका रिएक्शन नॉर्मल था? यस, आई मीन माय फादर आस्क्ड मी कि डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड इतनी जल्दी? आई हैव प्लान्स फॉर यू। सो करियर से बड़ी एट द एज ऑफ 22। ओके। तो माय फादर सेड कि यू शुड थिंक अबाउट इट। ओके। यू वांट, आई विल स्पेंड एनी मनी ऑन यू, you do what you want to do but don't get married so early। अच्छा। मेरे फादर बहुत मतलब सपोर्टिव हर चीज़ में। इतनी अर्ली में मैरिज करने के पीछे रीज़न क्या था? क्या? बिकॉज माई हस्बैंड, उनके फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी फैमिली में था कि ओनली वन सन। सो मदर भी थी साथ में ऑब्वियसली। तो एक इंडियन सोसाइटी में होता है ना कि लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो व्हेन यू कम टू नो, पहले होता था कि घर में पता लग गया तो सीधा शादी है, फिर तो सीधा शादी है। अब का टाइम सब चेंज हो चुका है, तो इसीलिए आई गॉट मैरिड अर्ली।
थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था। तो इतनी जल्दी शादी जब आपकी हुई तो आज की डेट में आपको क्या लगता है उसका, वो उसने आपको मतलब पॉजिटिवली सपोर्ट मिला आपको उस चीज़ की वजह से, वो एक एडवांटेज था, या उस चीज़ के कुछ बैड इफेक्ट्स भी आपको समझ में आए? सर बैड इफेक्ट्स तो ये होते हैं कि आप उस टाइम समझदार नहीं होते हैं। एट दैट एज यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज़, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्योंकि जिस टाइम से हम हैं इतना एक्सप्लोर हम नहीं कर सकते थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। बट आज के टाइम में अगर जो गर्ल्स हैं, इवन इफ दे आर 20-22, दे नो डोंट गेट मैरिड सो अर्ली, देयर इज अ करियर, यू हैव टू अर्न मनी, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि अर्ली एज में शादी की जाए या क्या सही एज है शादी करने की? सर सही एज तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे वी वर डिस्कसिंग के द डे यू गेट द बेस्ट पार्टनर फॉर योरसेल्फ, that day is the best time to decide for a marriage. Right. And getting married early and deciding on a toxic relationship is something like you should get single then. Right. ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर हम स्कूल से जिस कॉलेज की बात करें तो इस बीच क्या कभी ऐसा कोई हाईलाइट पॉइंट आया आपकी लाइफ में जहाँ पे कुछ सिखा गया हो आपको बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार अब शायद चीज़ें बदल जाएंगी यहाँ से? फैमिली में उस वक्त कैसा चल रहा था सब कुछ जब आप स्कूल में थे? लाइक फादर की फाइनेंशियल पोजीशन या घर में कोई मतलब किस तरीके क्या उतार चढ़ाव आप देख करके बड़े हुए उस टाइम? सर एज अ मिडिल क्लास फैमिली बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा। बट हमारे फादर ने हमें कभी सफ़र नहीं करने दिया किसी चीज़ के लिए, ना मेरी मदर ने। वही मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ इन दोनों के लिए, बिकॉज माई फादर हैज़ बीन इन ट्रैवल, शुरू से ट्रैवल करते रहे हैं जब से, मतलब ही इज़ बीन यंग, तो अपने यंग एज से ही इज़ बीन ट्रैवलिंग पूरा ऑल ओवर इंडिया, ही हैज़ ट्रैवल्ड। किस प्रोफेशन में थे, if I can ask? ही इज़ इनटू जॉब। ओके, जॉब करी पापा ने अच्छा शुरू से ही, और ही हैड टू ट्रैवल। अच्छा, तो ट्रैवल बेस्ड जॉब था उनका? हाँ जी। तो ही हैज़ बीन टू ऑल ओवर इंडिया, हर जगह। सो मैंने देखा है उनको, उन्होंने कितना हार्ड वर्क करा है हमको बड़ा करने में, स्कूलिंग करने में, कॉलेज पढ़ाने में, शादी करने में। इतना सर क्या होता है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हो, ये मोमेंट हमेशा आपको इमोशनल कर देता है, ये सबके लिए एक बहुत वैसा टाइम होता है। फादर गिव्स एवरीथिंग, नहीं कोई बात नहीं, फादर गिव अवे एवरीथिंग फॉर अ डॉटर्स मैरिज, चाहे वो कुछ भी हो, ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर अ डॉटर। फादर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फादर जो कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता आपके लिए। राइट। मदर का अलग रोल है, एक फादर का अलग रोल है। तो व्हेन आई सी हिम टुडे, तो ही ऑल्सो फील्स प्राउड। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे फादर की नज़र मेरे लिए मतलब मेरी वजह से कभी लेट डाउन हो। आई ऑलवेज वॉन्ट हिम टू फील प्राउड ऑफ मी, एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस ही फील्स प्राउड कि मेरी डॉटर खड़ी हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है पेरेंट्स की जो हार्डशिप्स होते हैं वही संस्कार बनाने में बच्चे में बिल्कुल सर। अगर ऐसा नहीं है, संस्कार इज नॉट समथिंग कि आप एक मेमोरी की तरह भर दो बच्चे में। आपके चैलेंजेस को, आपकी हार्डशिप्स को देख के आपके बच्चे चीज़ों को सीरियसली लेना चालू करते हैं। बिल्कुल सर। वही आपके साथ भी हुआ कि पेरेंट्स ने इतना आपके लिए सफ़र किया, है ना, बच्चों को बड़ा करने के लिए इतना सब कुछ उनके लिए किया। दैट्स व्हाट मेक्स अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल की अब मुझे करना है। वो इमोशनल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग करता है एट द सेम टाइम, और आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। मतलब मेरी मदर के साथ ऐसा था कि शी यूज्ड टू से कि तुम्हें जो पहनना है, आई विल गिव यू द बेस्ट थिंग, एंड अपने लिए वो चीज़ वो नहीं करती थी, वो हमें बेस्ट टू बेस्ट ब्रांड का कपड़ा पहनाना, वो चीज़ सैक्रिफाइस करना कि कभी कभी हम डिमांड करते थे, तो मुझे अभी भी याद है, तो शी यूज्ड टू सी द वॉलेट, पैसे हैं, चल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो मतलब सर वो चीज़ें हमें पेरेंटिंग यही तो सिखाती है कि आपको ज़िंदगी आपकी कैसे आपको जीनी है, विच इज़ द मोस्ट टफ पार्ट, कि जब आप एक वर्स्ट टाइम में होते हैं, उस वर्स्ट टाइम को आपने कैसे आगे निकालना है, कैसे निकालोगे आप उसको, वो बहुत मैटर करता है। वही मैं सोचता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है,
अब वो बहुत सेफ होकर के चलना चाहते हैं Yes. कि अगर शादी में एंटर करना है Yes. तो पहले देखा जाता है कि प्रॉपर कि भाई कोई दिक्कत ना है, मतलब Right. ऑफ कोर्स फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो फ्यूचर को कंट्रोल करना है। राइट। और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम को बिगाड़ देती है। आपको ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे जितना ज़्यादा डरते हैं फ्यूचर से, वो ठीक नहीं है, और इसी वजह से शादियां भी सफ़र कर रही हैं कहीं ना यस, कहीं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिकॉज हमने ना एक इमेज बना रखी है अपने लिए कि हमें ऐसी लाइफ ही जीनी है, राइट बट फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल सर। राइट 100%। आज किसी के पास बहुत कुछ है, कल को कुछ नहीं होता, आज कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। सो अगर बच्चे अपने लिए ये एक इमेज सोच के चल रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, बड़ी मतलब इंजॉयफुल और बड़ी हैपनिंग लाइफ ऐसी होनी चाहिए सर, ऐसे दिस इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट इट्स नॉट द रियलिटी। व्हेन यू कम टू रियलिटी तो पता लगता है कि आपको कितने स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे। क्योंकि जो आजकल डेटिंग भी ना बहुत प्रैक्टिकल Yes. हो गई है। कि मेरी एक वीडियो भी थी, बहुत वायरल गई हाँ थी, जी। इसी चीज़ पे थी Yes. कि मैं कह रहा था कि आप ये मत सोचो दैट कि सब बिल्कुल बहुत आपको रिच हस्बैंड ही चाहिए या आपको लड़की भी ऐसी। आजकल ये भी हो गया कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ऐसा हो गया कि yes. डबल इनकम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसमें वैल्यूज को कहीं ना कहीं वो अंडररेट करते हैं कि जो सामने वाला आ रहा है उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग एग्जैक्टली है ना, उसमें पेशेंस कितना है। तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आपके कैरेक्टर के, इस चीज को बिल्कुल अंडररेट करके, और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, और अब जो माहौल क्या है आसपास का, मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा है रिश्तों को लेकर। है, बिल्कुल है, आज के टाइम में तो है सर। आप जब बच्चे अब आपके बड़े हो रहे हैं, है ना, आपका बेटा बिल्कुल अब वो 18 हो जाएगा 2 साल बाद, तो आप जब उसको देखते हो अभी जो स्कूल जाता है, तो बच्चे किस तरीके के वहाँ से एनवायरनमेंट को लेके घर पे आ रहे हैं, आपको लगता है डर कभी कभी कि वहाँ क्या चल रहा है बच्चों के बीच में? तो लगता क्या है एक्सपीरियंस इस पे तो थोड़ा सा बताओ मेरे को। सर डर तो हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा गलत सोसाइटी में ना जाए, गलत कंपनी में ना चला जाए। और आजकल का टाइम जो है वो इतना बदल चुका है कि अगर अपने बच्चों को आप रोकेंगे तो दे बिकम रिबेलियस, दे आर गोइंग टू बी रिबेलियस। वो आप रोक नहीं सकते। हाँ ठीक है, कहीं कहीं हद तक आप अपने बच्चों को रोक सकते हो, समझा सकते हो, बट आप हर टाइम अपने बच्चों के पीछे नहीं जा सकते। यू कांट बी अ CCTV फॉर योर किड्स ऑल द टाइम। सो एक डर तो कोई रहता ऐसा है। किसी दिन ऐसा हुआ कि उसने आगे कुछ ऐसी बात बताई हो या उसके बिहेवियर में आपको ऐसा लगा हो कि यार इस स्कूल में ना ये चीज़ सही नहीं हो रही है, या वो इस तरीके की एक मतलब गलत माइंडसेट वहाँ से बन रहा है? कभी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ बच्चों आपको ऐसा लगा हो कि यार स्कूलिंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे बच्चे इतने सारे लोग बच्चों के बीच में रह रहा है, तो ऐसा कभी आपको कुछ चैलेंज आया है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि वहाँ से भी फीड मिलती है, बच्चा आधे दिन तो स्कूल में रहता है, Right. तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखता है। ऐसी कोई गलत चीज़ उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा हो, या उसने आपको बताया कि मम्मा ऐसा हो रहा है मेरे स्कूल में, उसके बिहेवियर में कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। ही लव्स द स्कूल, शुरू से बचपन से उसको स्कूल बहुत पसंद है। हाँ, अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं टीनेज में, देन दे विल डिसाइड ऑन देयर ओन कि उनको क्या करना है। सो ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो अभी तक मुझे नहीं दिखा। आप स्कूलिंग के बारे में क्या सोचते हो बच्चों की, कि मतलब किस तरीके के स्कूल में, एक ग्लोबल स्कूल्स का बहुत कल्चर है आजकल, राइट, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो कितना सही और कितना गलत है? सर आर यू इन फेवर कि बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट मतलब अपने उससे, मतलब जैसे मान लीजिए हम मिडिल क्लास वैल्यूज़ के साथ बड़े हुए हैं, है ना, और हम अपने बच्चों को रखना भी वैसा चाहते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं आजकल वो काफ़ी कमर्शलाइज्ड वे में ऑपरेट हो रहे हैं कि भाई पढ़ाई से ज़्यादा, एजुकेशन से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रू। एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द किड्स ऑफ डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल, है ना। तो लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है, मैं इस चीज़ को क्यों एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में जाए, वो अपनी और चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको ग्लोबल स्कूल्स में भेजते हैं। लेकिन वहाँ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा, देखिए घर में जो वैल्यू है वो तो उसकी कुछ और है, लेकिन वहाँ जा कर के वो अपने से बड़े ओहदे के घर के बच्चों के साथ जा रहा है। तो उस चीज़ में कभी आप अब जैसे आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आपने जब स्कूल में उनके एडमिशन्स कराए, तो क्या कभी ये ख्याल आपके दिमाग में आया कि भाई हम ऐसी जगह भेजें जहाँ पे उसको ऐसे ही फैमिलीज़ के बच्चे आएँ, वही वैल्यूज़ के बच्चे आएँ जैसे आप भेज रहे हो? आई ट्रूली बिलीव दिस, बट जब
वंश को हमने स्कूल में डाला था, ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड, तो ये मन में चीज़ आती थी कि बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में डालना है। मतलब हमने करा भी, DPS का नाम है, DPS का ओरिजिनल स्कूल जो है, ही इज़ इन दैट स्कूल। बट नाउ डाउन द लाइन आई फील कि स्कूलिंग मैटर करती है, बट इतनी भी मैटर नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब शो ऑफ इतना मैटर नहीं करता है जितना आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे वर्क करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आजकल स्कूल्स में पेरेंटिंग को लेकर के भी कई बार कई पेरेंट जो कोच हैं वो इस पे बात करते हैं कि अगर आप अपनी, जैसे आपकी एक लाइफ स्टाइल है, राइट, उससे ज़्यादा अगर हाई फाई में आप जा करके बच्चे को वहाँ पे छोड़ रहे हो, बच्चा वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे मे बी आपकी इनकम उतनी नहीं है, राइट, और वहाँ पर बड़े घरों के बच्चे आ रहे हैं, उनके कल्चरल पेरेंट्स, डिफरेंस भी हो जाता है ना। जैसे हमारे टाइम पे होता कि मतलब नाइट आउट्स हो गए या मतलब स्लीप ओवर्स हो गए, जैसे कहते हैं ना कि दोस्त सब पजामा पार्टी होती है, आई डोंट नो है ना। अभी तो आप तो अभी की बात कर रहे हो, मैं तब देखा है जब मेरे बड़े कजन्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके बच्चे जब जो मेरे हम वो मैरिड हो गए आज से 10 साल पहले, तो उनके बच्चे जब बड़े हुए तो वो यही कहते थे कि यार हमने तो कभी सुना ही नहीं कि मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ जाके रुक रहे हैं, सब लड़के लड़कियां साथ में। सर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। नाइट आउट्स और ये सब बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आफ्टर व्हेन दे आर सेंसिबल इनफ, आई थिंक दे कैन गो फॉर इट। क्योंकि इस समय उन्हें वो समझ ही उनको नहीं है कि समझ क्या नहीं करनी है, वो इन्फ्लुएंस में कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइक आई टॉक अबाउट माई फादर, ही ऑल्सो वॉन्टेड कि मैं बेस्ट टू बेस्ट में जाऊँ, बट ठीक है, उससे मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ा। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि स्कूलिंग मैटर करती है, बट इतनी भी मैटर नहीं करती कि आप नज़रअंदाज कर दो चीज़ों को। नज़रअंदाज करना फैक्ट्स को एक हमारे लिए एक बहुत डेंजरस चीज़ हो सकती है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि कब तक आप बच्चों को रोक लोगे। वही बात है ना, CCTV कैमरा तो आप बन नहीं सकते, एंड दे ऑल्सो डोंट लाइक इट कि आप पूरा टाइम उनको टोक रहे हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ज़्यादा एनर्जी जाती है, क्योंकि बच्चा वहाँ से एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रहा है ना। यस, कि मान लीजिए कोई भी आपका जो कल्चर है, जो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे 10x पे वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी मॉरल वैल्यू अलग है, तो फिर वो बच्चा वो सब जब लेके आ रहा है तो उस फीड को भी मैनेज उसके माइंड में करना पेरेंट्स का ही काम हो जाता है। बिल्कुल सर। अब अगर बच्चा बोलता है मुझे जॉर्डन के शूज ही पहनने, तो आई एम नॉट अफोर्डिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बाय फॉर यू, बट येस आई कैन बाय अ गुड ब्रांड विच इज प्रेजेंटेबल एंड यू आल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट समटाइम्स वही अगर हम नहीं कर पाते तो बच्चे हमको लेकर के रेविलियस हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं Exactly. कर रहे हो जाते हैं सर, बट वहाँ पे उनके हमारा पेरेंट्स ये कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते हो, वो मर्सिडीज में आ रहे हैं, आप पैसे जा रहे हो मुझे छोड़ने, तो बुरा फील उस टाइम पे पेरेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, और आपको वहाँ एग्जैक्टली भेजा क्यों जा रहा है। एग्जैक्टली आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्या चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एंड एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है बिटवीन मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू डू दिस देन यू वर्क फॉर इट। एग्जैक्टली। इफ यू वांट दिस लाइफस्टाइल, वी आर नॉट एबल टू गिव दैट लाइफस्टाइल, सो यू वर्क फॉर इट। आप पढ़ाई करो, आप अच्छा करो जिंदगी में, यू विल गेट इट, डू इट फॉर योरसेल्फ। आई विल नॉट गिव इट, सॉरी, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस जॉर्डन शूज। अच्छा, अब जैसे आपने एक नई इनिंग्स शुरू करी है अपनी लाइफ में, हाँ जी, जहाँ पे आपका एक आपका जैसे आपने बताया आपका सपना था कि आप एयर होस्टेस बने और आप बाहर पब्लिक डोमेन में जाएं, जो आप अब जी रहे हो, व्हेन यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर फिटनेस, एंड नाउ यू आल्सो वांट टू फ्लॉन्ट इट, है ना, कि आप इंस्टाग्राम पे भी आप वीडियोस पोस्ट करते हो एंड यू लुक क्वाइट ग्लैमरस इन दैट एंड यू आर एंजॉयिंग दैट फिटनेस दैट यू हैव। तो बच्चे इस चीज को कैसे लेते हैं, मतलब वो इस चीज पे क्या? दे आर वेरी सपोर्टिव। माय डॉटर वेंट विद मी ऑन द शूट एंड थोड़ा हेयर स्टाइलिंग शी हेल्प मी कि ऐसे कर लो, वैसे ये कपड़े पहनो, ये पहनो, तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और अच्छा लगता है, वो मेरी वीडियोस भी लाइक करते हैं एंड दे लाइक वाओ मम्मा ये तो वीडियो बड़ी अच्छी बनी है। सो दे हैव बीन सपोर्टिव। अच्छा, अभी तो जैसे पब्लिक डोमेन में हो, हाँ जी, आप पूछो एक बार आप क्या कह रहे हो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे आपकी मैरिज हो गई, आपने आपको एयर होस्टेस बनना था, आप नहीं बन पाए, वो आपने सेक्रीफाइस किया, फिर आपकी लाइफस्टाइल क्या रही? आप मैरिज करके गए तो क्या हाउसवाइफ थे या फिर आप काम कर रहे थे क्या? इनिशियली आई वाज अ हाउसवाइफ ओनली, और लाइक मेरा बेटा भी जल्दी हो गया था आफ्टर 1 year ऑफ आवर मैरिज, और फिर आफ्टर 3 years ऑफ गैप माई डॉटर वॉज देयर। तो टिल शी वॉज 1 year तो मैंने कुछ नहीं करा, मतलब इस दौरान तो मतलब मैंने आई जस्ट गेव अप एवरीथिंग
कि इसी घर में रहना है, बर्तन धोने हैं, रोटी बनानी, इनको पालना है। सो अच्छा लाइफस्टाइल है, ऐसी बात नहीं कि मतलब मेरा लाइफस्टाइल खराब था, इट वाज अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, बट येस मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने सेक्रीफाइस किया, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते ही हैं इस चीज़ को लेकर कि आप क्या बनना चाहते थे और आप क्या कर रहे हो, माइंड में चलता है, माइंड में वो चीज़ें चलती ही हैं सब। कभी कभी कहते हैं ना कि आप चीज़ों को चाहते हो बट वो चाहत आपकी पूरी नहीं होती, तो आप अपने अंदर मलाल रखते हो उस चीज़ का कि मैंने वो चीज़ क्यों नहीं करी, मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था। बट समटाइम्स आई फील, समटाइम्स क्या सर ऐसी होता है कि गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। आज मुझे रिग्रेट नहीं होता, मुझे 10 साल पहले बहुत रिग्रेट था इस चीज़ का कि मैंने अपना करियर छोड़ के शादी करी। टुडे आई फील आई एम मच बेटर। और अगर आज मैं एयर होस्टेस होती तो मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठी होती सर। यू हैव एडेड सो मच इनटू योर लाइफ, फैमिली, यू रेज 2 किड्स, और वो अब आपके एक ऐसे परफॉर्मिंग एसेट्स हैं फॉर एंटायर लाइफ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। कितने टाइम बाद आपने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मैं फैमिली एक हो चुकी है, हाउसवाइफ, अब आगे कुछ करना चाहिए, ये ख्याल कैसे आया? आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, शी वाज 6 months, तो मैंने अपने घर में बोला कि आई वांट टू डू समथिंग। अच्छा। तो थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी हो गए थे बिकॉज ऑफ माय सम कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी फाइनेंशियल, तो आई वांटेड टू सपोर्ट माय हस्बैंड आल्सो, तो विच वॉज नॉट सपोर्टिव कि उनको लगा कि क्यों करना है वो। सर एक्चुअली जब एक औरत बोलती है ना अपने लिए कि आई वांट टू डू दिस, डर जाते हैं लोग तो कि क्या करना है, क्यों करना है, मतलब यू कांट डू इट, हाउ कैन यू डू इट, यू हैव किड्स, घर को संभालो, बच्चे संभालो। बट मुझे ऐसा लगता है औरत जो होती है ना वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होती है, शी इज़ फार बेटर देन, यू नो, ऐसा नहीं है कि घर संभालना कुछ गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। I have enjoyed that time also. Right. Sometimes I want to go back to those things कि मैं सिर्फ घर में आराम भी कर रही हूँ। So अब तो fast हो गई life इतनी, I don't know where the day goes, I don't know. But yes, start करने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए आपको, you know, you have to start somewhere to get somewhere. Yeah. तो वो जो एक क्लिक होता है आपको करना पड़ता है कि मुझे कुछ करना है। हाँ. और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो आपकी आत्मा और कलपती है कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। तो वो जो एक जज्बा होता है ना वही आपको लेके चलता है जिंदगी में कि आई कैन डू इट। अच्छा, तो जब उन्होंने इस चीज़ को इतना इनकरेज नहीं किया शुरुआत में, तो आपने उस चीज़ से कैसे डील किया? आपका क्या रिएक्शन था जैसे मना हुआ एक बार पहले को? सर समझाने की कोशिश करी बहुत। अच्छा। Why I want to do it? नहीं, आपने ऑफेंसिवली लिया इसको? क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं। I kept quiet for some time. That's what I'm trying to नाराजगी ask कि वहाँ that is the point कि conflict कितना बढ़ सकता है। कई बार क्या होता है, मुद्दे की बात हट जाती है। हाँ जी। You wanted to work and support your family. लेकिन कई बार ना आजकल जिस तरह से फेमिनिज्म जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, people get offended very easily. Girls बहुत जल्दी offend हो जाती है कि अगर एक लड़का एक ऐसे से कह रहा है कि ये करना है, तो मैं कह रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे थोड़ा शांत रह के उस चीज़ को एक आर्ग्यूमेंट में ना ले जा करके अपनी बात को थोड़ा पेशेंस के साथ और सही टाइमिंग के साथ एक्सप्लेन किया जाए। राइट। वो चीज़ मेरे को लगता है नहीं हो रही है। एंड जैसे आपने कहा दैट यू केप्ट क्वाइट एट दैट टाइम, और आप यू जस्ट वेटेड फॉर द राइट मोमेंट कि इस वक्त मुझे इस चीज़ बात करनी चाहिए। आई थिंक रिपीटेडली बोलना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार बोलकर अगर आप चुप हो गए तो बीच में कॉन्वर्सेशन बीच में आप बोलते रहो कि आई वांट टू एंड वही मैं आपसे बोल रही हूँ, वर्ड्स आर पावरफुल, वर्ड्स हैव पावर, सो मच पावर कि आप जिंदगी में कुछ चाहते हो ना, अगर आप बोल रहे हो बार बार कि मुझे करना है, तो गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू। तो कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको एक हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल। और जब आप एक ऐसे माहौल में होते हैं कि थोड़ा सा फैमिली भी कंजर्वेटिव होती है, तो वहाँ पे बोलना कि आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ थोड़ा सा एक टफ सिचुएशन हो जाती है। बट येस, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि यू कैन डू इट, सो यू हैव टू से रिपीटेडली कि आपको वो चीज़ करनी है। एंड येस, व्हेन यू से कि यू आर थ्रोइंग वर्ड्स इन द यूनिवर्स, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऐसे मतलब जरिया बन जाता है कि आपको वो चीज़, आपकी चीज़ें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। कितना टाइम लगा आपको ये प्रोसेस में मनाने में कि 5-6 दिन सर? 5-6 दिन। I was convincing enough. Okay. So when I started this venture also, Pets Caravan जब स्टार्ट किया मैंने,
तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो मुझे मतलब फैमिली से मिली है, वेरी सपोर्टिव, और ज़्यादातर मिलती नहीं है। ये तो एक आपने जो बिजनेस भी शुरू किया है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट सर्विस दैट यू प्रोवाइडिंग इन योर स्पेस। तो ये ख्याल कहाँ से आया? और क्योंकि व्हेन इट इज रिलेटेड टू अ लिविंग बीइंग, है ना, जहाँ पे पेट्स आ रहे हैं, तो आपने क्या पहले कभी मतलब अपने पास कोई पेट था आपका, या फिर आप कभी डॉग लवर थे, या फिर आपने प्रॉपर प्रोफेशन में ही किया? डॉग लवर थी, बट इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था मुझे उस टाइम पे। बट आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री ओनली, डॉग इंडस्ट्री में मैंने काम शुरू करा। 3 साल मैंने काम किया, और जैसे मैंने सर से बात कर रही थी कि मुझे कभी एवरेज लाइफ कभी पसंद नहीं आई। तो डाउन द लाइन आई वाज नॉट वेरी हैप्पी कि मैं जॉब कर रही हूँ। मेरे माइंड में आता कि नहीं, यू नॉट मेड फॉर दिस, यू नॉट मेड फॉर दिस। तो फिर ऐसे ही माइंड में एक दिन आया कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है, इंस्टेंस होते हैं कि आप सोचते हो कि कभी आपको एक डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है, कभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो कहीं ना कहीं आके आप ये सोचते हो कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, सो आई वांट टू डू समथिंग जो मैं उसमें खुश रहूं और मेरी पर्सनालिटी को वो चीज़ सूट करे। राइट। सो जब मैं जहाँ भी मैंने जॉब की, तो मुझे ऐसा फील आता कि आई एम द ओनर। सो यू फील बिकॉज़ यू हैड दैट लीडरशिप क्वालिटी, तो आप हमेशा लीडर एज अ लीडर काम करना चाहते थे। wherever I work, so they always handle me with the big responsibilities. तो I always used to feel that. प्रेशर लेने की वो कैपेबिलिटी आप में? Yes, multitasking like all women are. तो मुझे ऐसा लगा कि एक स्पेस है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी पेट इंडस्ट्री में, कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको घूमने जाना होता है एंड दे आर नॉट एबल टू बिकॉज दे हैव अ पेट। इतना इमोशनल अटैचमेंट है सर, आई कैन नॉट टेल यू। व्हेन पीपल लीव देयर पेट्स टू माई बोर्डिंग, दे क्राई लाइक एनीथिंग एंड यू गेट सो इमोशनल। मतलब आप उनको देख के आपको रोना आ जाएगा, इतना इमोशनल अटैचमेंट होता है डॉग के साथ। अभी हमने एक रील देखा था कि उसमें एक इंसान गायब हो गया था, तो उसके लिए कुछ नहीं था। अरे वो बड़ा फनी था। उसमें क्या था बेसिकली, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि 2 पोस्टर लगे होते गुमशुदा के। तो गुमशुदा के लिए कोई ऐसा खास इनाम नहीं था जो इंसान था। वहीं कुत्ते के लिए उन्होंने पूरा फ्लेक्स लगा रखा था, 50,000 इनाम अगर मिल जाए, और पूरा फ्लेक्स का बैनर था वो बड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंसानों से ज्यादा लोग डॉग्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा अटैच, बिकॉज दे गिव यू, दे आर आल्सो टू मच अटैच्ड सर। राइट। वही है कि हम सोचे जानवर में इमोशन नहीं है, जानवर में जितना इमोशन है ना, इंसान में भी नहीं होता। राइट। हाँ, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं आपसे कि आप अपना इमोशंस ये करो या उनके लिए कुछ करो। आप एक स्ट्रे डॉग को भी सर देते होगे कुछ ना कुछ, आई एम श्योर, तो कितना वो आपके पास आके बैठ जाते हैं। तो मतलब अनकंडीशनल लव, रोटी भी नहीं दोगे इफ यू जस्ट पैट देम। बहुत थैंकफुल रहते हैं हमेशा, मोर देन ह्यूमंस दे आर। मुझे तो लगता है उनसे चीज सीखनी चाहिए। एग्जैक्टली कि किसी ने कुछ किया है तो कैसे उसको एक बहुत अच्छे से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि उनसे सीखो कि बी ग्रेटफुल। एज ह्यूमंस वी आर नॉट ग्रेटफुल कि भगवान ने क्या क्या दिया हमें, एंड दे आर ग्रेटफुल कि आपने उनको जरा प्यार ही कर दिया तो दे आर सो ग्रेटफुल। सो इंसान तो अब कुछ लेवल पे है। और पूछना है कि आप जैसे आपने बताया पेट केयर है आपका ना, तो उसमें अलग अलग लोग आते होंगे कई बार, लेकिन आपको ऐसे एक्सपीरियंस भी होते होंगे जो लोग सिर्फ अपने, जिन्होंने सिर्फ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने पेट सिर्फ कई बार स्टेटस के लिए भी पाल लेते हैं लोग, है ना, जो जिनको सिर्फ ये है कि मेरे पड़ोसी के पास है तो मेरे पास भी एक होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल, और वो ब्रीड मैंने देखता हूँ कि लोग ना ये जो अच्छा लगे, सुंदर लगे, है ना, हमारे साथ चलते लगे, कोई कुछ प्रोटेक्शन के लिए, मतलब प्यार नहीं है, एक यूटिलिटी की तरह, या फिर एक बहुत कम है वो परसेंटेज, 1%, ओनली 1%, जो एक डॉग को इसलिए रखते हैं कि उनके घर सेफ हो, वो बहुत कम है सर। अब बहुत कम है, बिकॉज अब क्या चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। डॉग्स के लिए आप देखो कितना कुछ आ गया है, लग्जरी, इट इज, वी आर इनटू लग्जरियस इंडस्ट्री, दे हैव एवरीथिंग। ये तो हर कोई अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ना, इट्स फुल टाइम पेरेंटिंग ही एक तरह से। बिल्कुल सर, है मोर देन अ ह्यूमन बच्चा, यू आर पैम्परिंग देम। मतलब हम तो रोज ही देखते हैं, हमारे पास ग्रूमिंग भी है, वी हैव पेट प्रोडक्ट्स, then we have grooming also, then we have boarding also, तो 3 things together। तो जो पेरेंट बोर्डिंग के लिए आते हैं उनको ग्रूमिंग भी मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वाइस वर्सा, मतलब 3 of the things support each other। तो एक गाजियाबाद में हमारे यहाँ स्पेस थी कि यहाँ पर
जो भी पेरेंट्स मतलब आ रहे हैं जिनके पास भी डॉग है, उनको ये चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ छोड़ें बच्चे को, और एक हाइजीनिक जगह, बोर्डिंग से बहुत होती है, यस, मतलब एक उसके लिए सेफ जगह और हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है, और वी हैव अ कॉम्पैक्ट प्लेस फॉर आवर बोर्डिंग, सो वी डोंट कीप टू मेनी डॉग्स, टू मेनी डॉग्स हैव टू मेनी इन्फेक्शंस आल्सो। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि मतलब ये करना चाहिए, किस तरह से आपने, मतलब आप ही का सोलली आपका आइडिया था? हाँ जी सर, और बिकॉज यही आपने जब आपकी बिटिया हुई तो तभी आपने ये चीज़? नहीं तब नहीं सोचा था, तो मैंने आपको बताया ना, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन पेट इंडस्ट्री फॉर आई लाइक 6 years ago, अब तो मुझे 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो आपने इसका एक्सपीरियंस मतलब अपने काम के थ्रू ही लिया या फिर आपने पहले कहीं सर पे? एक्सपीरियंस ऑफ वर्क तो 13 years हो चुके हैं, 13-14 years, बट पेट इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। पेट इंडस्ट्री का ही पूछ रहा हूँ। दैट वाज द बिग क्लिक ऑफ माई लाइफ, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, किक नहीं मिल रही थी कि मैं सब कुछ करी जा रही हूँ, ये भी ट्राई कर लिया। क्योंकि कैसे इसका रेफरेंस पॉइंट बहुत कम है इस इंडस्ट्री का। हाँ जी, ऐसा तो नहीं जैसे एक गैप लगा कि ये चीज मैं फुल कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, ये मैं मुझे गैप यही लगा ना कि पेरेंट परेशान है इस चीज को लेकर के, मतलब आई फील बिजनेस इज दिस कि आप एक प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम सॉल्व, उसका सोल्यूशन देखो कि आपको पेरेंट को आप सोल्यूशन दे रहे हो, बिजनेस इज सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अच्छी बोर्डिंग नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, सो वी हैव एयर कंडीशन बोर्डिंग और एयर कंडीशन ग्रूमिंग और एयर कंडीशन स्टोर है। डॉग डे बोर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या मतलब कब से ये आया है मार्केट में? मतलब इट्स बीन ईयर्स, बट इसको एज अ प्रोफेशन बहुत कम सालों में मतलब देखा गया। अभी तो बहुत आई मीन इट्स 5 years। ओके, तो बहुत अच्छे बोर्डिंग है सर इंडिया में भी। ग्रूमिंग तो मैंने सुना है, हाँ पेट ग्रूमिंग तो मैंने सुना है, उनका जो वॉश होता है पूरा सब कुछ होता है, प्रोफेशनल कट्स होते हैं, यस। बट बोर्डिंग इज लाइक समथिंग दैट मैंने इतना हो सकता है शायद मैं अनअवेयर हूँ उस चीज को लेके, बट इट इज अ टफ जॉब। आई डोंट थिंक इट इज वेरी इजी टू हैव। इट इज वेरी टफ बिकॉज हर एक डॉग का अलग टेम्परामेंट होता है, सो समटाइम्स वेरी अग्रेसिव डॉग आल्सो कम्स टू अस, तो कैसे हैंडल करना होता है, तो दैट्स अ बिग चैलेंज। कई बार ऐसा डॉग भी आ जाता है जो अपनी फैमिली से ही इज टू मच अटैच्ड और he'll cry overnight also। तो ऐसा भी चैलेंज आता है, तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो आपके स्टाफ को किसी ने बाइट किया, किसी डॉग ने? करा सर, मुझे भी अभी थोड़ा दिन पहले बाइट नहीं करा, नाखून लग गया। अच्छा, तो ये सब चीजें आप मतलब वैक्सीनेशन सर लगती है, हम भी लगवाते हैं वैक्सीन। हाँ, तो हम भी मेक श्योर कि आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तो ही विल टेक, अगर नहीं है तो विल नॉट टेक। अच्छा, बिकॉज सर वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री आप चेक करते हैं? यस सर, अच्छा, सबका वैक्सीनेशन कार्ड और पेरेंट का आधार कार्ड, अच्छा, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि यू नेवर नो हाउ द पेरेंट इज टेकिंग केयर ऑफ योर पेट। राइट, ये चीज़ होती है। एक ओवरऑल एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई डॉग्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, यस, बट जानवर और भी हैं। ये बड़ी आती है रील के, मतलब ना लोग कहते हैं कि मतलब आपको इस चीज़ में देखते हो कि कई बार हम जितना ह्यूमन हो रहे हैं डॉग्स को लेकर के, आई थिंक जैसे गायें भी हैं और अलग अलग तरीके के जो जीव जंतु हैं, लोग उनको लेके इतने सेंसिटिव नहीं है जितना उनको लेके है। तो कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है ऐसे किसी आपके क्लाइंट के साथ जो वैसे मतलब डॉग को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन जनरली वो थोड़े से इनसेंसिटिव है इंसानों को लेकर, वैसे किसी को भी लेकर? सर डिफरेंस कहाँ आता है? वैसे तो आजकल काफ़ी लोग काइंड हो चुके हैं चीज़ें देखकर, ऐसा नहीं, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बहुत लोगों ने डॉग्स लिए भी हैं आफ्टर कोविड वाज अ टाइम जहाँ पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा थी लोगों में, को भी केटर करता है। यस, तो लोगों ने इस चीज़ को सोचते हुए अपने पास पेट्स रखे। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन सर मैंने जहाँ देखी है वो स्ट्रे डॉग को लेकर और अपने डॉग को लेकर। अच्छा, ये मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखी है, वो जो बहुत हमें अच्छी नहीं लगती चीज़ वो हमें, कि एज अ स्ट्रे ही इज ऑल्सो अ डॉग ओनली, जो आपके पास है वो भी तो डॉग ही है, तो वाई। अब बट ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने अब इन लोगों को मतलब बैन कर दिया कि यू कैन नॉट सेल अ डॉग, लाइक आई डोंट सेल डॉग्स, आई डोंट बिलीव इन, आई बिलीव इन अडॉप्शन। तो कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो ब्रीडर्स बेचते ही बेचते हैं, तो वो बेचनी पड़ती हैं और लोग वो लाइक शित्जू है या कोई अच्छी ऐसी इम्पोर्टेड ब्रीड है तो वो सर ब्रीडर सेल करते हैं। पीछे इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी था, बट
उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी भी। राइट। बट एक डिफरेंस आता है इस चीज़ में कि ये स्ट्रे है और ये हमारा घर का डॉग है। तो आई हैड एन इंस्टेंस के मेरे पास एक पेरेंट आए तो हमारे पास एक स्ट्रे रहता है मेरे पास। अच्छा। तो वो अंदर ही आता है आपके बार बार। मतलब वहीं मेरे पे स्टोर में ही फिर रहता है वो, बाहर या अंदर कहीं भी। अच्छा। सो शी सेड बाहर निकालो उसको, बाहर अच्छा, निकालो। अच्छा, मैंने अच्छा। कहा आंटी ये भी तो बच्चा ही है, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। तो मैं वही आना चाह रहा था, मेरे को एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं मिल and रहा she था। is buying such luxurious treats for her pet and I felt so मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला नजरिया उनको, एक जैसा होना चाहिए ना सबको। मैंने कहा आंटी ये भी तो डॉग ही है। हाँ। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, काट लेगा। मैंने कहा नहीं काटेगा आपको, आप प्यार तो करो। मतलब स्ट्रे डॉग्स को लेके सर थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन है कुछ लोगों में, बट 1% है, 1% कई है, कॉलोनीज में ना ये भी होता है कि भाई बहुत लड़ाई होती है। है। और गाड़ियां तोड़ने तक में मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे इतनी लड़ाई हो गई है कि लोगों की गाड़ियां तक तोड़ी गई है ना, और सब कुछ किया गया कि ये डॉग्स यहाँ नहीं होने चाहिए। कुछ लोग हैं जो reason स्ट्रे क्या डॉग्स होता है? को फीड करते हैं, उनको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये कि आप इनकरेज कर रहे हो कि और भी डॉग्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? सो देखो उसका क्या इलाज है? सबसे बड़ी बात तो स्टेरिलाइजेशन, जो आजकल एनजीओस कर रहे हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं कि और डॉग्स इतने ज़्यादा ना हो, पपीज़ ना हो, क्योंकि जितनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ही प्रॉब्लम्स भी होती स्टेरलाइज हैं। मतलब हिंदी में नसबंदी? यस सर। अच्छा। तो वो कर भी रहे हैं एनजीओस, बट काफ़ी हद तक वो अभी भी इग्नोर्ड चीज़ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी एक एनजीओ से रिलेटेड मतलब अच्छा, आप उससे जुड़े हुए हो। हाँ अटैच हूँ। तो करते हैं बहुत सारे एनजीओस, और बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि ये खाना क्यों खिला रहे हैं, हमारे घर पे आके ये लेट जाते हैं, मतलब एरिया में फैले होते हैं, किसी को काट लिया। सर डॉग तभी काटता है जब आपको यू आर गिविंग बैड एनर्जी टू द डॉग, या आप उसको मारने के लिए डंडा उठा रहे हो, नहीं तो डॉग कभी भी किसी को ऐसे नहीं काटता। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को एक बार एक डॉग ने बाइट किया था। अच्छा। मैं यहीं से जा रहा था, तो रात को क्या होता है ना, दे बिकम मोर एक्टिव कि भाई आसपास कोई ऐसी कोई इंट्रूड तो नहीं कर रहा है एरिया में। तो मैं उस दिन ना मैं बाइक पे था और मैं अपनी ही सोच में था कुछ, तो मैंने स्पीड कम नहीं की। 11 साढ़े 11 बजे की बात है। ओके। तो मैंने कहा इन्होंने ना मेरे को मतलब एक तरीके से चांस भी दिया। अच्छा। पहले वो सब शांत थे, जब मैं उनके पास से क्रॉस किया स्पीड में, तो वो धीरे थोड़ा उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई। जब मैंने फिर भी वो उन्होंने थोड़ा बाक किया, जब मैंने बिल्कुल स्पीड कम नहीं करी, देन वन ऑफ देम जंप्ड एंड ही ट्राइड टू ग्रैब माय लेग फ्रॉम हियर। अब वो क्या हुआ कि उसने काट लिया, बहुत अच्छा खासा काटा। ओह माय गॉड। और मैं मानता हूँ कि वो मेरी ज्यादा गलती थी, क्योंकि आई गिव देम अ हिंट कि यार मैंने स्पीड कम नहीं की, मतलब मैं जरूर कोई या तो चोर हूँ या फिर ऐसा हूँ जो भाग रहा है। अगर आप स्पीड कम कर दो तो दे डोंट रिएक्ट इन द सेम। वही मैं आपको एनर्जी की बात बोल रही हूँ ना, मे बी उनको लगता है, बिकॉज कई बार क्या होता है गाड़ी के नीचे भी डॉग्स आ जाते हैं, तो गाड़ी के पीछे इसलिए भागते हैं कि ही इज द वन। ट्रॉमा है, वो ट्रॉमेटिक चीज डॉग्स के लिए होती है, बट सैडली क्या है कि लोग ना शेल्टर नहीं देते हैं। राइट। वो एक बहुत बड़ी चीज, तभी तो वो डॉग्स बेचारे रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, अपने पेमेंट से उठा देते हैं। हाँ भगा देते हैं, डंडे मार देते हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए वही जानते हैं कि हाउ सेटिस्फाइंग इट इज़ टू गिव अ शेल्टर टू अ एनिमल। इट गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस। पेट्स को रखना क्या इंसान को लेकर के भी एक अलग नजरिया देता है आपको? एक ह्यूमन साइड आपकी मतलब निकल के आती है। यू बिकम मोर काइंड, आप एम्पैथेटिक होते हैं, बिकॉज यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट यू नो डॉग या कैट या कोई भी जानवर अपने पास आप रखते हैं एज अ पेट, तो आपको आपके अंदर के इमोशन बाहर आते हैं। मे बी यू फील यू आर नॉट अ काइंड पर्सन, बट व्हेन यू हैव अ पेट तो आपको लगता है कि मतलब आई एम बीइंग काइंड, मेरे अंदर इमोशन है। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु लिव सिंगल लाइफ, दे आर नॉट, दे फील के वी आर इमोशनलेस, बट जब पेट आता है उनके पास वो जिंदगी लुटा देते हैं उनके ऊपर। आई सी पेरेंट्स हु स्पेंड सो मच मनी ऑन देयर पेट। मतलब आप एक दिन की शॉपिंग भी, मतलब आप अपने लिए अगर सोचते हैं हम 10,000 की शॉपिंग इन अ डे दे डू। इन अ डे फॉर अ डॉग? यस, माय गॉड। आई हैव सो मेनी पेरेंट्स। इवन वन ऑफ माय कजन, उसके पास गोल्डन रिट्रीवर था। अच्छा। एंड वो अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। मैं उसके घर गया, उसने नया जगह शिफ्ट किया, मैं बहुत कम विजिट करता हूँ उसके यहाँ। तो उसने बड़े बड़े कैनवस फ्रेम्स,
मतलब एक में जैसे अलग अलग इफेक्ट के, एक में तो उसने लगा रखा है एक जैसे रूलर होता है ना, प्रॉपर एक इफेक्ट के साथ कितने अच्छे अच्छे फोटोज लगा रखे हैं अपने वॉल, उसके फोन पे उसकी फोटो रहती है हर टाइम। एंड आई रियली, क्योंकि आई एम नॉट आई हैव नेवर ओन्ड अ पेट, तो मैं वो समझ नहीं पाया। बट मैंने कहा उससे पूछा, मैंने कहा तू इतना ज़्यादा अटैच, वो कहता जब मेरी जो मेरी मासी थी, उसकी जो मदर थी वो एक्सपायर हुई, तो कहता उसके बाद फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years यही मेरा सहारा था, क्योंकि कोई इसका सिबलिंग भी नहीं था। कहते मेरा भाई भी था, मेरी माँ भी थी, सब था ये। Pet really helps you from getting out of sadness and depression. I've seen people. I've seen. And I have seen, क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटा है, तो बहुत चंचल था, नेचर में सब कुछ था, उसकी इतना ठहराव, वो कहता है सब कुछ उसी की देना है। हाँ, एक होता है सर, बिल्कुल। और जिस घर में बच्चे हों उस घर में तो पेट होना बहुत जरूरी है। राइट, अच्छा। They know how to handle a जबकि pet. कई बार लोग इस चीज को लेके कहते हैं कि मतलब बच्चे हों घर में तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो मतलब इनफैक्ट आप कह रहे हो इसका उल्टा है। सर बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, When you give them responsibility कि आपको घुमाना है, खिलाना है, so they get responsible. एक छोटा सा एक पेरेंटिंग का उनको वो मिल जाता है। Yes. Insight And मिल they जाता they है become वहाँ पे। kind also. They know कि इसको ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इसको हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब they get उनके जो इमोशन होते हैं ना सर, वो एक पेट पे ही आप एज अ पेरेंट मे बी दे डोंट वांट टू शो लव, एंड व्हेन इट कम्स टू अ पेट सारे इमोशन सर बाहर आ जाते हैं बच्चों के। वो तो है। आप कभी देखो कोई अकेले कोई बच्चा हो और एक पेट हो छोटा सा, सारा इमोशन बाहर आ जाता है उनका, राइट। बिकॉज दे आर बीइंग देमसेल्व्स उनके साथ। पेरेंट के साथ थोड़ा सा हिच आता है बीइंग इमोशनल। राइट। तो व्हेन आई सी माय सन मतलब आल्सो, उनके साथ तो पेरेंट भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, Yes. कुछ भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, केदारनाथ का था, जहाँ पे वो अपने डॉग को लेके आए थे, तो वो एंटर नहीं करने दे रहे थे, मतलब वहाँ पे वो अपने डॉग के साथ पूरा रिचुअल परफॉर्म करना। कुछ टाइम पहले यस याद है सर आपको? आया था कुछ आया था टाइम वीडियो। पहले एक वीडियो था, अभी सर अभी बहुत वायरल हुआ था, लाइक लास्ट ईयर हुआ था। तो वो मतलब अपने डॉग के साथ पूरा वहाँ पे रिचुअल कर रहे थे टीका, तो इस चीज को लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, और वहाँ के जो मैनेजमेंट था उसने भी शायद है कि सपोज इसको कुछ किया था, करा तो था। उन्होंने इस चीज की पूरी लड़ाई लड़ी यस सर। इन्होंने। तो ये जैसे मतलब कहीं भी जाया जाता है, जैसे किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि मतलब पेट्स के लिए कितना ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए? क्योंकि लोग कई बार डर जाते हैं। डर होता है But वही है, कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं कि लोगों को किसी को डर है, लोगों में कुछ भगदड़ हो गई, कुछ चीजें हो गई बहुत सारी, तो ऐसे जगहों पे इसीलिए तो काम कर रहे हैं चीजें कि बोर्डिंग के लिए रख दिया। पेट का टेम्परामेंट यू नेवर नो, और इसको लेकर लोगों को एजुकेट करना भी मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है। Yes, sir. कितने सारी चीजें हैं ना हमारी सोसाइटी में जिसपे बात होनी जरूरी है। बिल्कुल है सर। ना? तो आज हम जब बात करें तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक इस चीज पे अलग अलग सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स भी होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वो सर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक पेट रखते हो ना, तो आप ही समझ सकते हो कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंसान नहीं समझ सकता कि आपका पेट क्यों इम्पोर्टेंट है, वो तो जानवर ही तो है, बट यू डोंट नो कि आपका इमोशन कितना अटैच्ड है उसके लिए। हाँ, वो इमोशंस कहते हैं ना कि अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, Yes. दूसरे का रोता है तो सर में दर्द होता सर में बिल्कुल सर, ये बढ़िया था। दैट्स ट्रू। है। हाँ, क्योंकि आपके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, दूसरे से आपके जुड़े नहीं है, तो आपको लगता है ये फालतू का हो रहा है। लाइक सो मेनी पेरेंट्स कम फॉर द बोर्डिंग और ग्रूमिंग के लिए आते हैं, सो वी हैव अ वेटिंग एरिया एंड आवर डॉग्स कीप ऑन बार्किंग समटाइम्स, सो दे आस्क मी कि कैसे रहते हो इतने शोर में, दे ऑल आर बार्किंग। तो आई से दिस इज माय वर्क एंड आई एंजॉय इट। मैं एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। वो कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, सो वही चीज़ है। कहते हैं ना ट्रेन के टीटी को जब तक ट्रेन के वो चलने के बाद ना उसको रात को नींद नहीं आती। तो वही बात है, अपने प्रोफेशन से सबको प्यार होता है। बिल्कुल बैक टू योर लाइफ, आपकी लाइफ में सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या टाइम ऐसा कौन सा था जहाँ पर जिसने आपको तोड़ के रख दिया? या बहुत मतलब जब आप एक लड़की से एक विमेन की तरफ, मतलब जैसे कहते हैं ना एक लड़का एक आदमी के रूप में निकल के आता है, Yes. बेसिकली मैच्योरिटी का जो एक वो था कि आप बच्चे से बड़े हुए उस टाइम पे। आया था सर एक फेज हमारी लाइफ में विच वॉज लाइक द वर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन माई लाइफ। आई विश नोबडी शुड सी दैट टाइम इन लाइफ। सो उस टाइम ने मुझे ये सिखाया कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो आप ही हैंडल कर सकते हो। सबके साथ होते हुए भी कई बार आप अकेले होते हो, आपके साथ सब खड़े होते हैं बट आपको हैंडल सब कुछ खुद ही करना है। राइट। वहाँ पे जब आप अकेले खड़े हो ना और आप चीज़ को हैंडल करते हो, देन देयर इज पावर इन योर सेल्फ। तो इफ
वी कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो क्या एक पॉइंट था, क्या एक ऐसा इंसिडेंट था लाइफ में जब ये सब रियलाइजेशन हुआ आपको? आई हैड टू हैंडल माई किड्स एंड फैमिली अकेले। ओके। तो अकेले सब कुछ हैंडल करना था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे हैंडल करनी पड़ी। मुझे गाड़ी तक इतनी ढंग से चलानी नहीं आती थी, बट वो टाइम था कि आई कुड मतलब ड्राइव ऑल्सो, कि अभी सीख रही थी मैं, बट आई कुड ड्राइव माई कार अकेले, मतलब अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो वो एक टाइम ऐसा आया था लाइफ में, जैसे आपने बोला कि हिला के रख दे, वो सब हिल चुके थे हम। अच्छा। उस वक्त ने मुझे पूरा चेंज कर तो दिया। अकेले आप वो क्यों हैंडल करते हैं? मतलब अगर आपका बहुत कोई पर्सनल इंसिडेंट ना हो, अगर हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप क्यों अकेले पड़ गए, कि आप अकेले क्यों उसको हैंडल कर रहे हैं? When my husband was diagnosed with MS, Okay. so that was a big news for our family, and जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah. मेरे ऊपर ही आई, as he was not able to do things. But yes, he is also having that will power, which gives me that power कि okay, if he can do things, इतनी विल पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आप चीज़ों को ओवरकम कर सको। हाँ, विल पावर की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज लोग छोटी से इंसिडेंट पे ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, टूट जाते हैं। अभी कल का ही इंसिडेंट है हमारे यहाँ, मतलब एक लड़की थी, उसका मैरिज घर वाले लेके गए कहीं दिखाने के लिए और उन्होंने वहाँ पे फिक्स कर दिया। लड़की आई, नेक्स्ट डे रात को उसने मतलब सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के। मतलब उस चीज़ को थोड़ा भी टाइम नहीं दिया कि हो गया है, प्रोसेस करने का टाइम दिया कि इसको ठीक भी किया जा सकता है। हाँ, कुछ किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। शायद उस समय उसको कोई सपोर्ट करने वाला या कोई ऐसा नहीं मिला जिससे शायद वो बात कर सकती थी, कि ओपनली वो बात कर पाए खुल के, एंड उसने अपनी जान दे दी। तो ये वही है कि हमारे अंदर वो विल पावर है, या हमने कुछ चीज़ें फेस की हुई है ज़िंदगी में, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम हैंडल कर लेंगे। तो हमने वो देखी नहीं, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई और हमने वो चीज़ें किसी से शेयर नहीं की, या कोई हमें मिला नहीं उस समय हमें सपोर्ट करने के लिए। तो उस इमोशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। मैक्सिमम वही टाइम पे अपने यही आप को होता है संभालना जरूरी है कि उस टाइम फेज पे अगर आपको कोई नहीं मिला सपोर्ट करने के लिए, या आपने खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया कि थोड़े देर बाद सोचेंगे इस बारे में, तो उस इमोशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी समय हमें किसी ने सपोर्ट कर दिया, या कोई इंसान वहाँ पे मिल गया जिसने हमको समझा दिया कि ठीक है थोड़ा टाइम लो, ये सब ओवरकम किया जा सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज़ है, उनका विल पावर है जो आपको भी सपोर्ट कर रहा है, आपको भी दिखा रहा है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, लाइफ है तो उसको हम आगे जी सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? फैमिली भी है, बच्चे हैं, आपका काम है, बिजनेस है, वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? क्योंकि ये बहुत टफ है ना। यस, इट इज़ अ वेरी टफ पार्ट बीइंग अ वुमन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ मदर आपको करनी होती, पर आप नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर नॉट एट होम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज अ वाइफ करनी चाहिए, एज अ डॉटर इन लॉ करनी चाहिए, नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके मन में आती है, बट व्हेन यू नो कि आपको ये चीज़ से हटकर आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो फैमिली का सपोर्ट होना सर बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और फैमिली के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहता था उस वक्त जब ये फेस चल रहा था आपके लाइफ पार्टनर की जो प्रॉब्लम थी, जिस वक्त आप उनके लिए सपोर्टिव एक मोड में थे कि जहाँ पे आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो मोटिवेशन कहाँ से आती थी? कैसे आप इंस्पायर रहते थे एवरी डे टू टेक ऑल दीज चैलेंजेस के सब कुछ आपको अकेले करना? सर मन में यही आता था कि करना तो खुद ही है, nobody is else going to do anything for you. आपको लोग सलाह दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको खुद ही करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन वर्ड हम जो यूज़ करते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को हम ना एक टैबू में लेके जाते हैं कि मोटिवेट करो अपने आप को, मोटिवेट करो, बट जब आपके पास सिचुएशन आती है ना, हाँ, तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता है कि क्यों करना है, yes, नहीं करूंगी तो क्या होगा। मोटिवेशन तो मुझे लगता है सर अपने आप आ जाती है जब आपको प्रॉब्लम होती है। आप मतलब कितना ज़्यादा साउंड हो, मतलब आप कितना स्पिरिचुअल पावर को मानते हो? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, उसके बिना कुछ भी नहीं है।
तो वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा Yes. कंसिस्टेंटली। दैट इज द ओनली सोर्स, क्योंकि भगवान से अगर आप मांगोगे तो आपको हमेशा वो चीज़ देगा जो आपके लिए अच्छी होती है। राइट ही विल नेवर गिव यू दैट थिंग जो आपके लिए गलत होती है। राइट तो आई ऑलवेज से टू पीपल, ऑलवेज वेन एवर यू प्रे, ऑलवेज से कि भगवान जो चीज़ दो वही देना जो मेरे लिए अच्छी हो। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी ना हो, चाहे मेरी उसमें इच्छा हो, डोंट गिव दैट। तो वो भगवान हमेशा वही चीज़ देता है जो आपके लिए अच्छी होती है, चाहे वो आपको एक स्ट्रगल ही होता है ना, वो भी आपके लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको सिखाता है। हाँ, वो आपको अंदर से मजबूत बनाता वही है। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि वैल्यू सिस्टम को वही बिल्कुल। बनाता है। सो माई डे स्टार्ट्स फ्रॉम गुरुद्वारा। आपने स्टोरीज भी कई बार देखी होंगी मेरी। मैंने देखा आपकी रील, मुझे ऐसा लगता है कई बार जो लोग वायरल इतने नहीं हुए अभी तक, वो भी कुछ ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं जो वायरल वर्दी था बट हुआ नहीं। आपकी एक वीडियो थी जिसके बारे में भी ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था कि जिसमें आप बता रहे हो कि बच्चों को काइंड होना सिखाओ, एट द सेम टाइम उनको स्ट्रांग होना भी सिखाओ कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो फाइट बैक करना है। जिसमें बच्चे आप अपने बच्चे के साथ लंगर सर्व कर रहे हो। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो एंड द ट्रांजिशन यू गेव टू दैट वीडियो, वो भी एक बहुत अच्छा था। जो वीडियो ना वो बहुत अच्छे तरीके से एग्रेशन और काइंडनेस में बैलेंस आपको करना सिखाता है। बिल्कुल कि दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई आप बस काइंड हो रहे हो कि आप दूसरा आपको पागल बनाए और आप बनते जा रहे हो, आप सिर्फ गिवर बन रहे हो। एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई एक्नॉलेज कर रहे हैं कौन गलत कर रहा है। बिल्कुल और लड़ना जरूरी है, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। वो वीडियो मैंने एक्चुअली में आई मेड फॉर दोस एवरी वुमन, वायरल होती नहीं होती, बट आई वांट टू टेल पीपल, एवरी गर्ल आई वांट टू से कि हक के लिए लड़ना तो पड़ेगा। भगवान भी वो देखता है कौन सा ऐसा मेरा बच्चा है जो अपने राइट के लिए लड़ रहा है, तो ही विल गिव यू दैट विक्ट्री इन दैट ओनली। वही मैं कहीं सुन रहा था ना कि लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर रहा है तो हम क्यों करें। तो बड़ी अच्छी बात उसमें किसी ने कही थी कि भगवान उसके लिए करता है जो पहले अपने लिए कुछ करता है। अगर आप सोचो कि भगवान ही कर देगा तो उसको भगवान सब आपके एक्शन को भगवान सपोर्ट करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहता है। तो आई टू बिलीव इन सेवा सिमरन, वी डू बिलीव, माय friends are very spiritual, we have a group of friends, every Sunday we go to बंगला साहिब। हम वैसे तो we go every day, मेरा दिन ही स्टार्ट होता है गुरुद्वारे, अपना जाके गुरुद्वारे चले गए, देन आई गो टू द जिम, देन आई गो टू माई वर्क। तो वही चीज़ एक बैलेंस करना सब कुछ ज़रूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप फेस नहीं कर सकते चीज़ों को। बिजी रहना ही शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर के लोनलीनेस को भी खत्म कर, बिल्कुल सर करता है, वो वैक्यूम जो होता है उसे खत्म करना। yes. हम लोग गुरुद्वारे के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम वेरी मच मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ सिखिज्म की तरफ, इस वजह से क्योंकि जो एक सिस्टमैटिक बिहेवियर में सिखिज्म वर्क करता है कि मतलब प्रैक्टिकलिटी को भी लेके चलता है। और जब आप गुरुद्वारे में जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हर एक धर्म अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है और वो अच्छी चीज़ें सिखाता है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल हैव टेकन इट। मुझे ऐसा लगता है सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसको लोगों ने आगे बहुत अच्छे से लेके गए हैं। बिल्कुल सर, है ना। उन्होंने कोई अपने लिए एक ऐसा एक मापदंड नहीं बनाया कि ये एक आदमी हमको सिखाएगा कि भाई क्या है। जैसे आजकल गुरु कल्चर चल रहा है अलग अलग जगह में कि भाई एक इंसान के पे ही उसकी माइंडसेट पे सब कुछ हम सीखते हैं कि भाई आप बताओ मैं क्या है। मुझे लगता है सिखिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर सिख फैमिली अपने बच्चों को वो वैल्यूज देती है। गुरुद्वारे में हम जाके देखते हैं कि चाहे किसी भी ओहदे का इंसान हो, वहाँ पे सेवा कर रहा है। किचन में लेडीज, मैं गोल्डन टेम्पल गया और वहाँ की किचन में जब मैंने जाके देखा इतना लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की वहाँ पे लेडीज हैं जो वहाँ पे रोटियां बना रही हैं, है ना। और सब इतने ऐसा टीम वर्क हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो और लोगों को भी अपने धर्म को नहीं सीखनी चाहिए, उस धर्म के लोगों को सीखनी चाहिए कि हम अपने धर्म के तीर्थ स्थानों पर भी इस तरीके की सेवाओं को लेके जाएं। आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ डिफरेंस कहीं आप गए हो तो? डिफरेंस तो थोड़ा सा है सर बट ऐसा नहीं है। अब हिंदू लोग जो है, हिंदुइज्म ऑल्सो दे फॉलो सिखिज्म। मतलब अगर आप बात करते हैं किसी गुरुद्वारे की, वो तो हिंदू ही है सब, मतलब एक वो तो है ही, मतलब चाहे कोई भी कर लो इंसानियत का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, सब धर्म तो बिल्कुल वो सिखाते हैं, सब एक ही टीचिंग देते हैं। जहाँ लंगर होता है वहाँ फर्क होता है, भंडारा होता है फर्क होता है थोड़ा सा। अच्छा कि हमने भी देखा, हम आगरा गए हुए थे, क्या इंसिडेंट हमारे साथ हुआ रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आगरा हम गए और आगरा हम गए थे, आगरा आ रहे थे
आगरा जा रहे वृंदावन से आगरा आ रहे थे। अच्छा। रात के टाइम हमारी बस लेट थी, हम 1:30 बजे उसने हमको ताजगंज से 12 किलोमीटर पहले उतार दिया एंड वी हैड नो आइडिया कि हम क्या करेंगे, अब क्या नहीं करेंगे। मैंने इसलिए वो एक इंसिडेंट की फोटो भी रखी है। एंड रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम था, एक बाइक का शोरूम था, उसके बाहर हमें उतारा वहाँ बस ने। तो गार्ड ने बोला कि आप इतनी रात को तो यहाँ कहीं होटल मिलेगा नहीं, आप एक काम करो, यहाँ से 500 मीटर दूर पे गुरुद्वारा है, आप वहाँ चले जाओ। मैंने बहुत सुना था आज तक कि गुरुद्वारे में ऐसा होता है, ऐसा होता है। रात के 1:30 बजे हम उस गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, वो सिर्फ हमसे 2 सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने ड्रिंक तो नहीं की हुई, या आप लोग मतलब किसी तरीके का कोई तंबाकू टबैको तो यूज तो नहीं करते हो। तो उन्होंने बस हमसे कहाँ से आ रहे हो थोड़ा बहुत पूछ के, उसके बाद इतना अच्छे तरीके से उन्होंने, जैसे आप घर में आते हो ना, आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया नहीं खा लिया, हमने पूछा भी नहीं, हमें तो वी हैड नो क्लू कि 1:30 बजे भी कोई हमें खाना खाने को देगा। एंड लाइक वहाँ चाय भी है बेटा, चाय पी लेना और खाना खा लेना। सर गुरु का घर है, भूखा कोई नहीं जा सकता। मैं इतना ज्यादा उस चीज ने मेरे को इतना मूव किया ना। सर वीवीआईपी ट्रीटमेंट है ही नहीं। आप देखो, आप हरमंदिर साहब जाते हो, गोल्डन टेम्पल, लाइन में हर इंसान लगा हुआ है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी के लिए भी नहीं है। 16 साल के बच्चे रात के 1:30 बजे वहाँ पूरा जब लंगर हट जाता है, लोगों का वो पंगत हट जाती है, तो वो उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, वहाँ पे मॉपिंग कर रहे हैं 16 साल के बच्चे, और वहाँ पर वो हमको बता रहे हैं। मतलब हमें उनसे ऐसा लगा सीखना चाहिए। हमने वहाँ जाके फिर जो बर्तन जैसे अपने लेके जाते हैं, धोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया गया इस लंगर के थ्रू, विच इज कीपिंग यू वेरी ग्राउंडेड। जो शायद हमारे घर में वैल्यूज हम सबको सिखाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल वो वहाँ पर अगर आप जाएं तो वो एक बड़ा लिबरेटिंग सेशन है। एब्सोल्युटली। और वही चीज हर जगह होनी चाहिए, मेरे साथ होनी चाहिए, चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा है, चाहे कुछ भी हो। लंगर और भंडारे में क्या डिफरेंस आपने सबसे बड़ा पाया? सर भंडारे में ये होता है ना कि लाइक मैं अब रिलीजन पे नहीं जा रही हूँ, रिलीजन नहीं, ये लोगों की बात है। मैं पहले ही बता दूं भाई, ये किसी रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एज अ सोसाइटी हमारे ऊपर है कि हम रिलीजन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। रिलीजन सारे अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज परसीव कर रहे हो उस चीज को। हाँ, आप बताइए। जब लंगर होता है तो आप साथ बैठे होते हैं, चाहे अमीर है गरीब है, उसी थाली में खाएंगे और साथ बैठ के खाएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होता। भंडारे में होता है कि जो अमीर है, गाड़ी में आया है, बड़ी गाड़ी में आया, तो पहले वो खाएगा और बाद में गरीब इंसान खाएगा, जो व्हाट आई नोटिस्ड। और गरीबों को अलग करा जाता है। जो आपके जान पहचान के हैं, जो ऊंचे पद के लोग हैं, उनको साइड चेयर्स होती है, उनके लिए अलग से डिस्प्ले होता है, विच इज रॉन्ग। राइट। हम क्यों कर रहे हैं, हम भंडारा क्यों कर रहे हैं? फॉर सेवा भावना ना, तो सेवा भावना तो है ही नहीं। फिर तो हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अमीर अलग है और गरीब अलग है, तो सेवा भावना वहाँ पे है ही नहीं। हम लंगर गुरुद्वारों में लंगर जो होता है उसमें यही तो सिखाया जाता है कि अमीर और गरीब सब एक है भगवान के लिए। हमारे लिए तो हम क्या सोचते हैं डजंट मैटर, बट भगवान के लिए हर इंसान एक है, इक्वल है। तो वही सिखिज्म में सिखाया जाता है कि गॉड इज वन और गॉड के लिए आप भी एक ही तरह हो। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हम ह्यूमंस में है ना सर। आप अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हो कुछ टाइम से। हाँ जी। और आपकी जर्नी रही है। जिम आपने कब से करना, जिम हिट कब किया आपने पहली बार? 3 years ago sir. It's been 3 years now. तो इस 3 साल की जर्नी में एज अ पर्सन हु हैज ऑलवेज गिवन टू मच अटेंशन टू द फिटनेस, तो उसमें आपको जिम में, क्योंकि जिम को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना, जो कर रहा है जिम, क्योंकि जब शुरुआत में लोग जाते हैं कहते हैं, कई बार मिसगाइड भी करते हैं कई जिम्स में, है ना, कोई एक्सरसाइज ठीक से करना, लोगों को ये भी था कि गलत कर लिया तो दिक्कत ना हो जाए। तो जो पहली बार जिम जा रहा है उसको आप क्या एडवाइस दोगे? You should hire a trainer. Okay. If you can afford a trainer, you should always have a trainer with you. Okay. क्योंकि वी आर रॉ टू एवरीथिंग। हमें नहीं पता कि हमें रनिंग पहले करनी है या साइकिलिंग पहले करनी है या वेट लिफ्टिंग पहले करनी है। तो हमेशा हमें एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, खुद से कुछ नहीं करना चाहिए। बिकॉज कभी कभी आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, राइट, इंजरी हो जाए, कुछ भी इंजरी हो सकती है। तो एक ट्रेनर के अंडर कुछ 2-3 महीने आपको देने जरूरी है। एटलीस्ट उतने टाइम आप पूछ के कर लो। कई बार जैसे जिम्स बहुत सस्ते भी होते हैं, हाँ जी, है ना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना भी जिम है। एक जिम, कई बार लोग कहते हैं कि जब ये इतने चीपली अवेलेबल है तो मैं इतने महंगे जिम में क्यों जाऊं? सर वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ट्रेनर्स अच्छे होते हैं अच्छे जिम में,
एब्सोल्युटली, इट्स अ बिग डिफरेंस। मशीन्स में बहुत डिफरेंस होता है कि अगर आप कोई ट्रेडमिल पे हैं तो ट्रेडमिल अच्छे से फंक्शन कर रही कि नहीं कर रही, एकदम स्टॉप तो नहीं हो जाएगी बीच में, इंजरी तब भी हो सकती है। साइकिल अच्छी है कि नहीं है, मशीन्स अच्छी हैं कि नहीं है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। सर आजकल ये बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वे प्रोटीन है, वो प्रोटीन की जो कमी है सत्तू पूरा कर देता है। आपने भी देखा होगा। Yes, sir. आपका उस पे क्या पर्सपेक्टिव है एज ए जिम लवर? सर मैं तो हर चीज़ नेचुरल पे ही बिलीव करती हूँ। अच्छा। आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं वो खराब ही करती हैं। अच्छा। नीतीश सोनी जी हैं, हाँ, उनको उन्हीं की अगर आप बात फॉलो में- करते हैं उन्होंने तो उनका सत्तू वाला वीडियो Yes, बहुत sir. वायरल हुआ था। बहुत वायरल है, और वो एक्चुअली में वो ये चीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गो फॉर नेचुरल थिंग्स। अच्छा। जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ें लेंगे उतना आपके लिए हानिकारक है। हाँ चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप प्री वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर एनर्जी ही नहीं होती है। और अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं उस हिसाब से वर्कआउट नहीं करते हैं राइट। तो इट इज़ डेंजरस फॉर यू। Okay. तभी हार्ट अटैक्स और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आई एम नॉट अ ट्रेनर बट येस थिंग्स हैपन्स लाइक दिस। नहीं, हम जनरली बात कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रेजेंटिंग यू हियर एज एन एक्सपर्ट ऑफ द हाँ जी, हाँ जिम, जी। बट क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने बताया एक बहुत अच्छी बात कि कई बार सिर्फ जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो सिर्फ उसी का रोल नहीं होता, आप उसके बाद कितना जिम कर रहे हो या किस तरीके से आपका पूरा रूटीन रहता है, उस पे भी उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, बिकॉज दैट इज आर्टिफिशियल थिंग। आपको एक आर्टिफिशियल एनर्जी मिल रही है तो उसको आप बर्स्ट कैसे करोगे? एक अच्छे वर्कआउट से ही। राइट। और अगर नहीं करोगे तो आपके हार्ट के लिए बहुत गलत है वो। तो इसी वजह से काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग जो जिम, ये चीज हो गई कि जो जिम जाते हैं उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सर वो तो एक क्वेश्चन ही है अभी भी। हाँ, नहीं, वो तो हमेशा खैर रहेगा वो हमारे क्वेश्चन। लाइफस्टाइल से भी आ सकता है। लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, आप नींद पूरी नहीं करते हो, आप अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो, आपकी लाइफ कैसी है, वी डोंट नो। बट येस, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जिम कर रहे हो तो आप नींद पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आप अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील प्रेशर लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जब तक आप प्रेशर नहीं लेंगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, राइट। यू कैन नॉट अचीव दैट। चाहे वो कंपटीशन में बिलीव करते हो आप कि कंपटीशन होना चाहिए? होना चाहिए सर, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना तक चाहिए। हेल्दी कंपटीशन। यस, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि आप अपने आप को हार्म ना करें उस चीज़ में। राइट। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्सेशन अपने आप से होना चाहिए आपको। अच्छा। आपको कैसा अपने दिखना आप है, से कैसा लाइफस्टाइल आप अपने आप से चाहते हो, यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट। राइट। कंपटीशन तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक जील आती है कि अपने ओके आपको वो टाइम भी देना चाहिए। Yes. कि अगर आप सोच रहे हो 1 साल में मैं वैसा हो जाऊंगा जिसने 10 साल मेहनत करके वो बनाई है। हाँ, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप कंपीट कर किससे रहे हो। कर किससे रहे हो आप। Exactly. हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल बच्चों में भी ये चीज बहुत हो गई है ना? कई बार हर चीज में कंपेयर करना कंपैरिजन, कि यस भाई ये सामने वाला ऐसा है तो मेरा वैसा। भाई उनकी कहानी तो जान लो एक बार कि क्या Exactly. कहानी रही है पीछे, क्या वॉक ऑफ लाइफ है। मुझे सर पूरे 3 साल हो गए, अभी भी स्टिल आई एम ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अभी भी और सोचती हूँ मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ। वैसे आपकी लाइफस्टाइल में इतना हेक्टिक है, इतनी सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है? नहीं मुझे जिम भी करना है, क्योंकि इसको तो आप स्किप भी कर सकते हो, मैक्सिमम लोग करते हैं। तो आपको कौन सी मॉर्निंग चीज़ में है? करते हो जिम या शाम को करते हो? मॉर्निंग सर। मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ ना कि मैंने इतना सेक्रीफाइस जो 3 साल में करा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो हाउ विल आई लुक्स रियली मैटर्स टू मी। द वे आई लुक, द वे आई ड्रेस अप। मैं वो सोचती हूँ कि अगर मैंने वो चीज़ छोड़ी तो आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट टाइम। इतनी मेहनत लगी है उस चीज़ को करने में। 3 years इज़ अ बिग टाइम। बीच में काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप कभी छूट भी जाता है बीच में फॉर सम रीजंस। बट कंसिस्टेंसी रहनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो आप। तो मैं अपना को इमेजिन करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब हमने Same काफी here. कुछ बातें की, Yes, काफी sir. सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आई होप व्यूअर्स को भी काफी मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। एनी लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को कुछ देना चाहते हो, जो विमेन आपको सुन रही हैं आज की डेट में? For every woman, I would just say, do what you love what you do. And you can do anything and everything in life. Believe me, if I can do, you can also do it.